गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। लास्ट टाइम पे हम लोग ट्रांसपोर्ट इन प्लांट के बारे में बात कर रहे थे और उसमें हमने वाटर पोटेंशियल आपको बताया, प्लाज्मोलिसिस बताया, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन बताया, ऑस्मोसिस बताया, इम्बाइबिशन तक हम बता दिए थे आपको। उसके बाद फिर हम बात करते हैं लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट। ध्यान देना, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। तो आप देखिए, वाटर है, मिनरल है, फूड मटेरियल्स है, इनका लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट कैसे होता है। लॉन्ग डिस्टेंस का मतलब रूट से लीफ तक कैसे पहुंचता है या फिर लीफ से रूट तक कैसे पहुंचता है, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट कैसे होता है। तो डिफ्यूजन बहुत ही स्लो प्रोसेस होता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट भी स्लो प्रोसेस है, ठीक है। इवन हम आपको बताएं वाटर ट्रांसपोर्ट थ्रू डिफ्यूजन, अगर डिफ्यूजन के थ्रू वाटर का ट्रांसपोर्ट होना हो, ठीक है, वाटर का, मिनरल का ट्रांसपोर्ट होना हो, डिफ्यूजन का, फूड का ट्रांसपोर्ट होना हो, ध्यान देना, वाटर ट्रांसपोर्ट थ्रू डिफ्यूजन, वाटर एंड फूड ट्रांसपोर्ट थ्रू डिफ्यूजन, वाटर, मिनरल का, फूड का ट्रांसपोर्ट अगर केवल डिफ्यूजन के थ्रू होना हो तो पता है 2.5 माइक्रोमीटर होगा पर सेकंड। मतलब 2.5 माइक्रोमीटर का मतलब पानी सिर्फ हिलेगा बस, मूव कहाँ होगा, हिलेगा बस। मतलब इस रफ्तार से अगर देखा जाए तो 1 मीटर पर 32 ईयर्स, 32 साल में 1 मीटर पानी जाएगा अगर सिर्फ डिफ्यूजन के थ्रू होना होगा। इतने में तो प्लांट मर जाएगा भाई, 32 साल में तो 5 जन्म लेगा प्लांट ना। तो इसका मतलब डिफ्यूजन एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट सिस्टम आर नॉट सफिशिएंट फॉर द लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, मिनरल्स एंड फूड मटेरियल्स। डिफ्यूजन और एक्टिव ट्रांसपोर्ट सिस्टम सफिशिएंट नहीं है, तो ऐसे में प्लांट को एक दूसरे another transport system required for long distance transport, and the system is long distance transport system occurs through mass flow। important है, ध्यान देना, mass flow को ही बोलते हैं बल्क फ्लो या प्रेशर फ्लो। तो जो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट होता है वाटर, मिनरल और फूड मटेरियल का, मास फ्लो या बल्क फ्लो या प्रेशर फ्लो के थ्रू होता है। मास फ्लो क्या, मास मतलब बल्क में एक साथ, फ्लो मतलब फ्लो मतलब होता है बहाव, जैसे रिवर फ्लो। तो बेटा बहाव भी हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ होता है, डिफ्यूजन भी हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ होता है। बताना, मास फ्लो और डिफ्यूजन दोनों में सिमिलरिटी क्या है। मास फ्लो और डिफ्यूजन दोनों में सिमिलरिटी ये है कि दोनों हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ होता है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ होता है, दोनों पैसिव प्रोसेस है। लेकिन मास फ्लो डिफ्यूजन से अलग है, मास फ्लो इज नॉट डिफ्यूजन, डिफरेंट फ्रॉम डिफ्यूजन। क्यों? क्योंकि डिफ्यूजन में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, जितने भी मॉलिक्यूल्स रहते हैं, उनका मूवमेंट एक दूसरे के इंडिपेंडेंट होता है। डिफ्यूजन में एक मॉलिक्यूल का मूवमेंट दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं करता, इंडिपेंडेंट रहता है। लेकिन मास फ्लो या बल्क फ्लो में जितने भी मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एक साथ, एक स्पीड से, एक ही डायरेक्शन में फ्लो करते हैं। ध्यान देना, एक साथ एक ही डायरेक्शन में, बल्क में, मास या बल्क में मतलब हाई अमाउंट में, लार्ज अमाउंट में एक साथ फ्लो करते हैं। मतलब मॉलिक्यूल का मूवमेंट एक दूसरे के ऊपर, मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होता है। डिफ्यूजन में तो इंडिपेंडेंट रहता है ना। तो वही हमने यहाँ पे लिखा है कि आप देखिए, इन मास फ्लो या बल्क फ्लो ऑल द सब्सटेंसेस, चाहे वो सस्पेंशन में हो या सॉल्यूशन में हो, आर स्वेप्ट मतलब बहते हैं, फ्लो करते हैं, along at the same speed and same direction in mass का मतलब in bulk या mass, ठीक है, due to pressure difference between the two points। जैसे फ्लोइंग रिवर होता है, जिधर से नदी का पानी आ रहा होता है उधर प्रेशर ज़्यादा होता है, जिधर से आता है प्रेशर ज़्यादा होता है, जिधर जाना होता है जो सिंक होता है, सिंक में प्रेशर कम होता है, सोर्स में प्रेशर ज़्यादा होता है। तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाता है, वो बल्क फ्लो होता है। जितने भी मॉलिक्यूल रहेंगे साथ में फ्लो करेंगे, वही हमने लिखा है, ड्यू टू प्रेशर डिफरेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स। टू पॉइंट क्या होता है, एक सोर्स है, एक सिंक है। वेयर एज इन डिफ्यूजन मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स अकर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। डिफ्यूजन में जो मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट होता है एक दूसरे के इंडिपेंडेंट होता है। और ये भी बता दें कि जो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट होता है वाटर, मिनरल का, वो जाइलम और फ्लोएम के थ्रू होता है, उसको हम बोलते हैं ट्रांसलोकेशन। आप इसको नोट कर लीजिए, पहले लिख लीजिए, नोट कर लीजिए आप लोग। तो
लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट जो होता है बल्क फ्लो के थ्रू, वो होता है जाइलम फ्लोएम के थ्रू, उसको हम बोलते हैं ट्रांसलोकेशन। तो यहाँ पे एक पॉइंट हम लिख देते हैं। लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट ऑफ water and minerals occurs through vascular tissues। vascular tissues मतलब जाइलम और फ्लोएम। vascular tissues called ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन, इसको हम बोलते हैं ट्रांसलोकेशन, क्योंकि जाइलम फ्लोएम काफ़ी दूर तक ले जाता है ना, लोकेशन बदल जाता है, इसलिए इसको बोलते हैं ट्रांसलोकेशन। अब हम आगे बात करने वाले हैं बेटा, हाउ डू प्लांट्स एब्जॉर्ब वाटर। हेडिंग है हाउ डू प्लांट्स एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स। सबसे पहले हम वाटर और मिनरल्स के बारे में बात करेंगे। एंड मिनरल्स, प्लांट्स वाटर और मिनरल को कैसे एब्जॉर्ब करता है। पहले आप देखो ना, सॉइल से पहले एब्जॉर्ब करेगा, फिर जाइलम में चला जाएगा रूट के, फिर जाइलम से ऊपर की तरफ ले जाएगा, जिसको हम ट्रैकेड वेसल से ऊपर की तरफ जाएगा, जिसको हम बोलेंगे एसेंट ऑफ सैप। तो ऊपर जाने के पहले तो जाइलम में आके भरेगा ना रूट के, रूट हेयर एब्जॉर्ब करेगा सॉइल से। तो देखिए एब्जॉर्प्शन के दो पाथवेज हैं यहाँ पे, टू पाथवेज। एक है, आप देखिए, एक है एपोप्लास्टिक पाथवे और दूसरा है सिम्प्लास्टिक पाथवे। एपोप्लास्टिक जो होता है बेटा, ये नॉन लिविंग पाथवे होता है, और सिम्प्लास्टिक जो होता है ये लिविंग पाथवे होता है। ठीक है, एपोप्लास्टिक ये पैसिव होता है, पैसिव एब्जॉर्प्शन होता है। सिम्प्लास्टिक में आप देखेंगे एक्टिव एब्जॉर्प्शन होता है, एक्टिव मतलब एटीपी खर्च होता है। और एपोप्लास्टिक में आप देखेंगे ना, इसमें आप देखिए जो एपोप्लास्टिक होता है, हमने बोला ये नॉन लिविंग है, ये पैसिव है। नॉन लिविंग क्यों बोला, क्योंकि यहाँ पे वाटर जो होता है ना सेल वॉल के थ्रू चला जाएगा या फिर इंटरसेलुलर स्पेसेस के थ्रू चला जाएगा। तो यहाँ पे आप देखिए ना, वाटर एंड मिनरल्स मूव या एब्जॉर्ब थ्रू सेल वॉल। सेल वॉल तो नॉन लिविंग ही है ना, सेल वॉल एंड इंटरसेलुलर स्पेसेस। इंटरसेलुलर स्पेस के थ्रू चला जाएगा, इंटरसेलुलर स्पेसेस। और यहाँ पे ना आप देखेंगे, यहाँ पे वाटर एंड मिनरल सीधे एंट्री मार जाता है, एंटर इन साइटोप्लाज्म, सेल के इनर स्पेस में चला जाता है। वहाँ तो बाहर ही था, सेल वॉल से या इंटरसेलुलर स्पेस से बाहर ही था। यहाँ तो अंदर एंट्री मार गया, एंटर इनसाइड इनर स्पेस, साइटोप्लाज्म में, साइटोप्लाज्म में एंट्री मार जाता है। ठीक है, और आप देखिए जो अकर्स थ्रू ठीक है, मूव थ्रू सेल वॉल एंड इंटरसेलुलर स्पेसेस। यहाँ पे मूव थ्रू, ध्यान देना, मूव थ्रू प्लाज्मोडेस्मेटा के थ्रू एंड साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग के थ्रू हो जाएगा। साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग को हम साइक्लोसिस भी बोलते हैं, साइक्लोसिस के थ्रू हो जाएगा। आप लिख लीजिए
बाकी और डिफरेंस हम आपको बता देते हैं। देखिए आप जरा, जो एपोप्लास्टिक पाथवे होता है बेटा, ये मोस्ट कॉमन है। मोस्ट कॉमन का मतलब 96% केसेस में आप देखोगे, मतलब मोस्ट ऑफ द वाटर एंड मिनरल एब्जॉर्ब एपोप्लास्टिकली। मोस्ट कॉमन का मतलब 96%, मोस्ट ऑफ द वाटर एंड मिनरल्स एब्जॉर्ब्ड थ्रू एपोप्लास्ट, ये मोस्ट कॉमन है। मोस्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स एब्जॉर्ब थ्रू एपोप्लास्ट। इसका वजह क्या है? बिकॉज कॉर्टिकल सेल्स आर लूजली अरेंज्ड। जो कॉर्टिकल सेल्स होता है बेटा ना, कॉर्टिकल सेल्स लूज होता है, पैरेन्काइमेटस होता है, उनमें बहुत ज़्यादा इंटरसेलुलर स्पेसेस होते हैं, और जब सेल के बीच में गैप ज़्यादा रहेगा, स्पेस ज़्यादा रहेगा, तो आराम से उधर से वाटर चला जाएगा ना, रेजिस्टेंस ऑफर कम होगा। कॉर्टिकल सेल्स आर लूजली अरेंज्ड एंड ऑफर नो रेजिस्टेंस, या लीस्ट मतलब बहुत कम, लीस्ट रेजिस्टेंस बहुत कम ऑफर होगा या नहीं होगा, लीस्ट रेजिस्टेंस। जबकि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आप देखेंगे ये लेस कॉमन है, रेयर टाइप का है। केवल 4% वाटर और मिनरल्स सिम्प्लास्ट के थ्रू जाते हैं, साइटोप्लाज्म के थ्रू जाते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आप देखेंगे, और ये जो एपोप्लास्ट है ना, एपोप्लास्ट में नो मेम्ब्रेन बैरियर क्रॉस्ड, यहाँ पे कोई भी मेम्ब्रेन क्रॉस नहीं करना पड़ता है। सो फास्ट प्रोसेस, एपोप्लास्ट वाला जो प्रोसेस होता है ना, बहुत ही फास्ट होता है। और यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे मेम्ब्रेन बैरियर्स, कई सारे मेम्ब्रेन क्रॉस करने पड़ते हैं वाटर और मिनरल को। मेम्ब्रेन बैरियर्स वर क्रॉस्ड सो दैट, यही वजह है ये स्लो प्रोसेस है, क्योंकि यहाँ पे ना सेल को, मतलब वाटर और मिनरल को सेल के मेम्ब्रेन को क्रॉस करना पड़ेगा, और मेम्ब्रेन को क्रॉस जब करना पड़ेगा तो स्पीड अपने आप ही क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा ना, रफ्तार उसका अपने आप क्या हो जाएगा, धीमा हो जाएगा, क्योंकि मेम्ब्रेन बैरियर का काम करता है, वो रोकता है, तो वो जाहिर सी बात है अपने आप स्पीड स्लो हो जाएगा। यहाँ पे किसी मेम्ब्रेन को क्रॉस करने की ज़रूरत नहीं है। अभी हम डायग्राम बना के दिखाएंगे बेटा, आप इसको पहले लिख लीजिए, फिर हम डायग्राम बना के दिखाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान देना बच्चों, हम लोग बात कर रहे हैं कैसे वाटर मिनरल का एब्जॉर्प्शन होता है। दो पाथवे आपको बता रखे हैं, एक पाथवे है एपोप्लास्टिक और दूसरा पाथवे है सिम्प्लास्टिक, ठीक है। तो आप देखिए, ये रूट का, आपने एनाटॉमी में रूट का स्ट्रक्चर पढ़ा था। रूट में सबसे बाहर क्या था, एपिडर्मिस था, फिर रूट में कॉर्टेक्स था, फिर एंडोडर्मिस था, फिर पेरिसाइकल था, फिर यहाँ पे हम जाइलम दिखा रखे हैं, जहाँ पे अल्टीमेटली पानी एब्जॉर्ब होके पहुँचना है। तो आप सोचिए ना, रूट हेयर पहले सॉइल से पानी ऐसे एब्जॉर्ब करेगा, ऐसे, फिर जाइलम में आएगा, फिर जाइलम से पानी ऊपर जाएगा, जिसको बोलेंगे एसेंट ऑफ सैप। तो बेटा देखिए, ये मान लीजिए एपिडर्मिस से रूट हेयर निकला हुआ है, मान लीजिए, ठीक है। एपिडर्मिस से मान लीजिए रूट हेयर निकला हुआ है, तो रूट हेयर से जो वाटर एब्जॉर्ब होता है, देखिए दो तरीके हैं, एक तो सिम्प्लास्टिक पाथवे है, एक तो एपोप्लास्टिक। सिम्प्लास्टिक पाथवे में जो वाटर होगा, वाटर सीधे पहुंच जाएगा एपिडर्मिस सेल के साइटोप्लाज्म में। ये साइटोप्लाज्म है, दिख रहा है आपको ना, ये साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म सीधे साइटोप्लाज्म एंट्री मार जाएगा, और साइटोप्लाज्म एंट्री मारेगा तो ये बताइए, यहाँ से यहाँ तक विद इन सेल, यहाँ से यहाँ तक ये पहुँचेगा। जैसे मान लीजिए पानी यहाँ पे है, यहाँ से यहाँ तक पहुँचेगा साइक्लोसिस के थ्रू, साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग के थ्रू। विद इन सेल ट्रांसपोर्ट होगा साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग के थ्रू, और एक सेल से दूसरे सेल में, मतलब बिटवीन सेल ये प्लाज्मोडेस्मेटा है,
इसको हम बोलते हैं प्लाज्मोडेस्मेटा। प्लाज्मोडेस्मेटा, प्लाज्मोडेस्मेटा के थ्रू एक सेल से दूसरे सेल में आ जाएगा। तो बताइए यहाँ से यहाँ तक कैसे पहुँचेगा? साइक्लोसिस के थ्रू, और यहाँ से यहाँ दूसरे सेल में पहुँचेगा प्लाज्मोडेस्मेटा के थ्रू। फिर देखिए ज़रा, फिर यहाँ से यहाँ तक पहुँचेगा साइक्लोसिस या साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग के थ्रू, और फिर एक सेल से दूसरे सेल में पहुँचेगा प्लाज्मोडेस्मेटा के थ्रू। तो ये फाइनली ऐसे ना साइटोप्लाज्म के थ्रू होते हुए विद इन सेल साइक्लोसिस से और बिटवीन सेल प्लाज्मोडेस्मेटा के थ्रू इधर से होते हुए ये फाइनली पहुंच जाएगा जाइलम के अंदर। और क्योंकि साइटोप्लाज्म के थ्रू हो रहा है, साइटोप्लाज्म लिविंग होता है ना, इसलिए इस पाथवे को बोलते हैं सिम्प्लास्टिक, सिम्प्लास्टिक पाथवे बोलते हैं। और एक दूसरा रास्ता है कि यहाँ पे ये सेल वॉल के थ्रू, मतलब साइटोप्लाज्म में अंदर जाए ही ना, ये सेल वॉल के थ्रू इधर से निकल जाए। ध्यान दो, इधर से निकल जाएगा। सेल वॉल तो नॉन लिविंग है ना, सेल वॉल के थ्रू ये देखो, ये सेल वॉल के थ्रू चले जा रहा है आराम से, बिना कोई मेम्ब्रेन को क्रॉस किए। देखिए ना, ये सेल वॉल है, ये मेम्ब्रेन है, बीच में जो स्पेस नहीं है, इसके थ्रू, सेल वॉल के थ्रू ये आराम से ये जा रहा है, कोई रेजिस्टेंस ऑफर नहीं हो रहा है। लेकिन अब ये देखिए, जो वॉल है, एंडोडर्मल सेल वॉल है, एंडोडर्मिस में तो कैस्पेरियन स्ट्रिप होता है ना, अब इसको क्रॉस करके यहाँ तो आ नहीं पाएगा। एंडोडर्मिस को क्रॉस करके यहाँ तो पहुँच नहीं पाएगा ना, क्योंकि एंडोडर्मिस कैस्पेरियन स्ट्रिप जो होता है ये सुबराइज्ड होता है, वाटर मिनरल के लिए इम्परवियस मतलब इम्परमिएबल होता है। तो मजबूरी में यहाँ से ना इसको एंट्री मारना पड़ेगा एंडोडर्मल सेल के साइटोप्लाज्म में, मतलब एपोप्लास्टिक पाथवे यहाँ पे क्या हो गया? सिम्प्लास्टिक हो गया। अब यहाँ से फर्दर सिम्प्लास्ट के ही थ्रू जाएगा, साइटोप्लाज्म के ही थ्रू जाएगा। ये ऐसा नहीं है कि यहाँ पहुँचने के बाद फिर से इधर आ गया, यहाँ पहुँचने के बाद फिर से यहाँ नहीं आ जाएगा, यहाँ से फर्दर ये सिम्प्लास्टिक ही रहेगा। तो एपोप्लास्टिक पाथवे बिकम्स सिम्प्लास्टिक इन एंडोडर्मल सेल्स ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सुबराइज्ड कैस्पेरियन स्ट्रिप। तो ध्यान देना, पाथवे चाहे एपोप्लास्टिक हो या सिम्प्लास्टिक हो, जब एंडोडर्मल सेल में, एंडोडर्मिस में उसको सिम्प्लास्टिक बनना ही बनना है। एंडोडर्मिस से फर्दर जो पाथवे रहेगा वो सिम्प्लास्टिक ही रहेगा। देखिए यहाँ तक सेल वॉल के थ्रू यहाँ तक देखिए एपोप्लास्टिक था, लेकिन यहाँ पे इसको साइटोप्लाज्म एंट्री मारना पड़ा, यहाँ से फर्दर क्या हो गया? सिम्प्लास्टिक हो गया। और फाइनली ये पेरीसाइकिल से ये जाइलम में पहुँचा, और जब जाइलम में पहुँच गया तो जाइलम में पहुँचने के बाद यहाँ से उसको ऊपर की तरफ जाना है। ऊपर कौन ले जाएगा? जाइलम का ट्रैकिड है, वेसल्स है, ये ले जाएगा, ऊपर की तरफ जाएगा। इसको बोलेंगे एसेंट ऑफ सैप। और ये एपोप्लास्टिक या सिम्प्लास्टिक कुछ भी हो सकता है, ठीक है? एपोप्लास्टिक भी हो सकता है, सिम्प्लास्टिक भी हो सकता है। मेनली होता है ये, मेनली होता है एपोप्लास्टिक। क्यों मेनली एपोप्लास्टिक है? क्योंकि जो ट्रैकिड और वेसल्स होता है वो डेड कंड्यूट है, डेड। जो ट्रैकिड और वेसल्स है वो डेड है, तो डेड के थ्रू हो रहा है, तो मेनली उसको हम एपोप्लास्टिक बोल देते हैं। लिविंग तो है नहीं, नॉन लिविंग कंड्यूट है, तो उसको हम बोल देते हैं एपोप्लास्टिक, मेनली एपोप्लास्टिक। आप इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे हम और भी बात करते हैं। तो आपने माइकोराइजा का नाम सुना होगा। माइकोराइजा जो होता है ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है, सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन फंजाई एंड रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स, हायर प्लांट्स, इनके बीच में सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है और हेल्प करता है, हेल्प इन वाटर एंड मिनरल एब्जॉर्प्शन। जो माइकोराइजा होता है ये वाटर मिनरल एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। आप देखेंगे बहुत सारे प्लांट होते हैं जिसमें माइकोराइजा होता है रूट में, और ये वाटर मिनरल एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है, एब्जॉर्प्शन वाले प्रोसेस को इन्हेंस कर देता है, बढ़ा देता है। तो दोनों का फ़ायदा मिलता है इसमें, मतलब फंजाई को भी फ़ायदा मिलेगा, प्लांट को भी। तो मेनली ये जैसे फॉस्फोरस हो गया ना, फॉस्फोरस हो गया, और भी बहुत सारे अदर नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड है, मतलब अदर बहुत सारे मिनरल्स हैं, इनका ये एब्जॉर्प्शन कराता है। बदले में जो फंजाई रहेगा उसको कॉर्टिकल सेल से रूट के फूड मिल जाता है ना, तो इसलिए बोलते हैं सिम्बायोटिक एसोसिएशन। पाइनस का सीड जो होता है बिना माइकोराइजा के वो जर्मिनेट ही नहीं कर सकता है। ध्यान देना, इंपॉर्टेंट है। पाइनस जो होता है, पाइनस
जर्मिनेट ही नहीं कर सकता बिना माइकोराइजा के। पाइनस जो होता है उसको ज़रूरी होता है माइकोराइजा। इसके अलावा आप देखेंगे, इसके अलावा बहुत सारे प्लांट हैं जिसमें माइकोराइजा था। ऑर्किड जो होता है सेल्डम सर्वाइव्स विदाउट माइकोराइजा। तो माइकोराइजा का एसोसिएशन, क्योंकि माइकोराइजा नहीं रहेगा तो वाटर मिनरल एब्जॉर्ब कैसे करेगा। तो पाइनस हो गया, ऑर्किड हो गया, इन सब में ना बहुत ही कंपलसरी होता है माइकोराइजा का रहना, बड़ा हेल्पफुल होता है। तो इसको आप नोट कर लीजिए, लिख लीजिए। तो यहाँ पे बेटा हम जब अभी हम बात कर रहे थे कि हाउ डू प्लांट्स एब्जॉर्ब वाटर, प्लांट कैसे वाटर को एब्जॉर्ब करता है। तो इसका हमने आपको दो पाथवे बताया था। एक था एपोप्लास्टिक पाथवे, दूसरा था सिम्प्लास्टिक पाथवे। एपोप्लास्टिक पाथवे थ्रू सेल वॉल या इंटरसेलुलर स्पेस के थ्रू हो जाता था। कॉर्टिकल सेल्स के बीच में लार्ज इंटरसेलुलर स्पेस होता है, तो आराम से वाटर जो होता है उसके थ्रू आराम से निकल जाता है, मिनिमम रेजिस्टेंस ऑफर होता है। और सिम्प्लास्टिक पाथवे साइटोप्लाज्मिक पाथवे तो लिविंग पाथवे होता है, उसके थ्रू चला जाता है। मोस्ट कॉमन एपोप्लास्टिक पाथवे होता है। तो अब जब जाइलम में पहुंच गया तो आप सोचिए बेटा, आफ्टर रीचिंग द जाइलम, अब रूट के जाइलम में पहुंचने के बाद सीधे ऐसे आया, अब उसको ऊपर जाना है, वर्टिकली ऐसे जाना है, अपवर्ड डायरेक्शन में जाना है, जिसको हम बोलते हैं एसेंट ऑफ सैप। सैप का मतलब क्या होता है? सैप का मतलब वाटर प्लस मिनरल। वाटर प्लस मिनरल दोनों को मिला के हम कलेक्टिवली बोलते हैं सैप। अब उसको ऊपर की तरफ जाना है, जिसको हम बोलते हैं एसेंट ऑफ सैप। तो आप सोचिए, वाटर और मिनरल को ऊपर जाना है, ऊपर जाने का मतलब ग्रेविटी के अगेंस्ट जाना है। ध्यान देना, ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे काम करता है ना, अगेंस्ट द ग्रेविटी जाना होता है, अपवर्ड डायरेक्शन में जाना होता है अगेंस्ट द ग्रेविटी, और बहुत हाइट, बहुत ऊंचाई तक जाना होता है। मतलब प्लांट का हाइट तो बहुत ज़्यादा हो सकता है, 100 मीटर से ज़्यादा भी हो सकता है, या बहुत लंबा प्लांट हो सकता है। दुनिया में बहुत लंबे लंबे प्लांट हैं। तो इतना हाइट तक जाना है और ग्रेविटी के खिलाफ जाना है। तो जाहिर सी बात है, ग्रेविटी बहुत बड़ी चीज़ है। ग्रेविटी के अगेंस्ट जाने के लिए कोई ना कोई फोर्स तो होना चाहिए जो उसको पुल करे, खींचे। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, आफ्टर रीचिंग द जाइलम ऑफ रूट, अपवर्ड मूवमेंट या कंडक्शन फ्रॉम रूट टू एरियल पार्ट्स ऑफ वाटर एंड मिनरल अकर्स। प्लांट के एरियल पार्ट में होता है वाटर एंड मिनरल का कंडक्शन, कॉल्ड एसेंट ऑफ सैप। तो एरियल पार्ट, रूट से एरियल पार्ट में कंडक्शन होता है वाटर और मिनरल का, जिसको हम बोलते हैं एसेंट ऑफ सैप। तो टू फोर्सेस आर रिस्पॉन्सिबल। तो हम बात कर रहे हैं एसेंट ऑफ सैप को, या वाटर मूवमेंट ऑफ अ प्लांट कैसे होता है। टू फोर्सेस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एसेंट ऑफ सैप। क्या क्या है? पहला है रूट प्रेशर और दूसरा है ट्रांसपिरेशन पुल। दो फोर्स के बारे में हम बात करेंगे। तो जो रूट प्रेशर होता है ये माइनर फोर्स है, हल्का फोर्स है, ये कोई बहुत बड़ा फोर्स नहीं होता है, ये माइनर फोर्स होता है। ट्रांसपिरेशन ड्रिवन मतलब ये बहुत हल्का सा फोर्स होता है रूट प्रेशर। तो हम इसके बारे में बात करने वाले हैं। तो आप बताइए, आपको पता है कि जो रूट हेयर होता है, रूट हेयर क्या करता है कि जो मोस्ट ऑफ द सॉइल के अंदर मोस्ट ऑफ द मिनरल आयंस जो होते हैं चार्ज पार्टिकल के फॉर्म में होते हैं। तो रूट हेयर क्या करता है, उन मिनरल्स को एब्जॉर्ब करता है, एक्टिव एब्जॉर्प्शन होता है। रूट हेयर के मेम्ब्रेन के, सेल के मेम्ब्रेन के ऊपर पंप होता है, उसके थ्रू आयंस एक्टिवली एब्जॉर्ब होते हैं, और वो एब्जॉर्ब होके कहाँ आ जाते हैं? रूट के जाइलम में भर जाते हैं। ठीक है, तो ये बताना आयंस का एब्जॉर्प्शन कैसा हुआ? एक्टिव हुआ, एनर्जी खर्च हुआ, एक्टिवली एब्जॉर्ब होकर जाइलम में चले गए। तो ये बताइए, जाइलम के वेसल में या ट्रैकिड में जाके जब मिनरल आयंस भर जाएगा तो वहाँ पे मिनरल क्या होता है? सोल्यूट होता है ना, सोल्यूट का कंसंट्रेशन बढ़ा, मतलब वाटर पोटेंशियल जाइलम के अंदर कम हो गया। तो अपने आप सॉइल से ग्रेडियंट बन गया, सॉइल में वाटर पोटेंशियल ज़्यादा और रूट के अंदर जाइलम में कम है, ग्रेडियंट बन गया। क्यों कम है? क्योंकि वहाँ पे मिनरल भरे पड़े हैं। अब ऑस्मोसिस के थ्रू, डिफ्यूजन के थ्रू पानी एब्जॉर्ब होकर जाइलम में जाके भरता रहेगा, और जाइलम में जाके जब पानी भर जाएगा तो जाइलम में एक प्रेशर डेवलप हो जाएगा, उसको बोलते हैं रूट प्रेशर। क्योंकि ये रूट में डेवलप हो रहा है, रूट के जाइलम में डेवलप हो रहा है, इसको बोलते हैं रूट प्रेशर, विच इज डेवलप्ड एक्टिवली डेवलप हुआ है। क्यों? क्योंकि पहले मिनरल का एब्जॉर्प्शन हुआ था एक्टिवली ना, तो उसकी वजह से रूट प्रेशर डेवलप होता है। तो रूट प्रेशर डेवलप्ड एक्टिवली। और ध्यान देना, ये जो रूट प्रेशर होता है, रूट प्रेशर माइनर फोर्स है, इतना बड़ा दबाव नहीं है कि पानी को बहुत ऊंचाई तक ढकेल दे।
ये हल्का सा पानी को पुश करता है। ध्यान देना, पुश, पुश मतलब थोड़ा सा धक्का देना, पुल मतलब बहुत दूरी तक ले जाना, पुश मतलब हल्का सा धक्का देना। तो ये बहुत हल्का सा प्रेशर होता है। अब देखिए, वेरियस आयंस फ्रॉम द सॉइल आर एक्टिवली ट्रांसपोर्टेड इनटू द वेस्कुलर टिश्यूज ऑफ द रूट, दस लो वाटर पोटेंशियल इनसाइड द रूट, जिससे वाटर पोटेंशियल कम हो जाता है। फिर वाटर एंट्री अकर्स थ्रू द ऑस्मोसिस या डिफ्यूजन, दस इंक्रीजिंग प्रेशर इनसाइड द जाइलम। दिस पॉजिटिव प्रेशर, ध्यान देना, दिस पॉजिटिव प्रेशर इज कॉल्ड रूट प्रेशर विच इज डेवलप्ड एक्टिवली एंड रेस्पॉन्सिबल फॉर पुशिंग, ध्यान देना, पुश करना अप वाटर टू स्मॉल हाइट या डिस्टेंस इन स्टेम। ये बहुत कम दूरी तक ले जाता है, मतलब जैसे 100 मीटर का प्लांट है तो बहुत एक आधा मीटर ले जाएगा बस। माइनर या पुशिंग फोर्स है, बहुत हल्का सा फोर्स है। अगर आपको ध्यान देना, ये माइनर फोर्स है, लेकिन जो ट्रांसपिरेशन पुल होता है बहुत बड़ा मेजर फोर्स होता है। अगर रूट प्रेशर का आपको प्रभाव देखना है, इफेक्ट देखना है, तो आप ऐसा टाइम सेलेक्ट करना जब ट्रांसपिरेशन ना हो रहा हो, जैसे एटमॉस्फेयर में ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा हो। ह्यूमिडिटी और ट्रांसपिरेशन में उल्टा रिलेशनशिप है। ह्यूमिडिटी होगा तो ट्रांसपिरेशन बहुत कम होगा ना। तो बहुत ह्यूमिड कंडीशन हो, या फिर रात हो, नाइट हो, या अर्ली मॉर्निंग हो, जब स्टोमेटा बंद रहे तो ट्रांसपिरेशन बहुत मिनिमम होगा ना। तो उस टाइम आप सेलेक्ट कर लो वो टाइम। तो आप कोई हर्बेसियस प्लांट ले लो, मस्टर्ड का प्लांट ले लो, मेज का प्लांट ले लो, कोई हर्बेसियस प्लांट ले लो जिसका स्टेम बहुत सॉफ्ट होता है, आप उसको ले लो जब ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है। लेने के बाद उसको ना नीचे से प्लांट को रूट के थोड़ा सा ऊपर उसके स्टेम को बहुत ऊंचाई से नहीं काटना है, रूट के नज़दीक स्टेम को आप ऐसे तिरछे ब्लेड से कट कर दो। तो पता है, कट कर दोगे पूरा तो ऊपर का पार्ट गिर गया, तो जहाँ से कट करोगे लिक्विड ऐसे निकलता रहेगा। तो लिक्विड कहाँ से आ गया? वो रूट प्रेशर की वजह से निकल रहा था, वो रूट प्रेशर था जिसकी वजह से लिक्विड बाहर निकल रहा था। क्यों? क्योंकि ट्रांसपिरेशन तो हो नहीं पाया, क्योंकि स्टोमेटा बंद था, आप अर्ली मॉर्निंग या नाइट में लिए हो, या फिर ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है तो ट्रांसपिरेशन नहीं हो पा रहा था। लेकिन प्लांट सॉइल से वाटर एब्जॉर्ब तो कर रहा था ना, तो उसके अंदर प्रेशर डेवलप था। वो प्रेशर कैसे बाहर निकलेगा भाई? पानी तो ट्रांसपिरेशन से लॉस हो ही नहीं पा रहा है। तो जब आपने कट किया तो प्रेशर से पानी निकल रहा था। हमने क्यों बोला कि ऊपर नहीं कट करना है, नीचे क्यों कट करना है? क्योंकि बहुत ज़्यादा हाइट तक तो रूट प्रेशर काम करता भी नहीं बेटा, रूट प्रेशर तो कम ही हाइट तक काम करता है ना, तो नीचे ही कट करना है स्टेम में। तो रूट प्रेशर की वजह से निकलता है। तो हमने लिखा है रूट प्रेशर कैन बी ऑब्जर्व्ड व्हेन एटमॉस्फेरिक ह्यूमिडिटी वेरी हाई, या फिर अर्ली मॉर्निंग है या नाइट है, या जब ट्रांसपिरेशन बहुत ही कम हो या एब्सेंट हो, तब आप ऑब्जर्व कर सकते हो। एक प्रोसेस होता है गटेशन। गटेशन जैसे आप देखिए, कभी बिल्कुल सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग में आप जब ग्रास पे चलिए, घास पे चलिए, तो आपका पैर गीला हो जाता है ना, क्योंकि घास पे पानी की बूंदें होती हैं, ड्रॉपलेट्स होती हैं। तो ड्रॉपलेट क्या, वो बारिश हुआ था क्या? बारिश नहीं हुआ था, वो गटेशन के थ्रू वाटर लिक्विड के मतलब लीफ के ड्रॉप के लीफ के किनारे किनारे आ गया था, मार्जिन पे आ गया था। इसी प्रोसेस को बोलते हैं गटेशन। तो देखिए, एक्सुडेशन या रिलीज ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड ड्रॉपलेट्स अराउंड ए स्पेशल ओपनिंग ऑफ वेन्स नियर द टिप ऑफ ग्रास ब्लेड्स एंड लीव्स ऑफ मैनी हर्बेसियस प्लांट्स कॉल्ड गटेशन। गटेशन से जो पानी निकलता है वो इम्प्योर वाटर होता है, क्योंकि इसमें पानी के साथ साथ बहुत सारे डिजॉल्व्ड सॉल्यूट्स भी होते हैं। तो इसको हम हटा रहे हैं बेटा, आप नोट कर लो। गटेशन अभी हम और समझाएंगे, आप इसको नोट कर लीजिए पहले। गटेशन जो होता है, गटेशन जो होता है, इसके पीछे जो फोर्स होता है, गटेशन अकर्स ड्यू टू रूट प्रेशर। गटेशन रूट प्रेशर की वजह से होता है। मेन फोर्स जो होता है गटेशन के लिए रूट प्रेशर होता है। जैसे आप देखिए, मान लीजिए आप कोई हर्बेसियस प्लांट ले लीजिए, आप देखिए ये कोई प्लांट है, ठीक है, जिसका हाइट बहुत ज़्यादा नहीं है। गटेशन बहुत लंबे वाले हाइट वाले प्लांट में नहीं होता है, ये
स्मॉल हाइट वाले प्लांट में, जैसे ग्रासेस हो गए या कोई हर्बेसियस प्लांट है जिसका हाइट कम है, बहुत लॉन्ग हाइट वाले, उतनी ऊंचाई तक लीफ तक पानी पहुंचाएगा कैसे ये? तो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हाइट वाले प्लांट में नहीं होता, जिनका हाइट छोटा है ना उसमें होता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा हाइट होगा, लीफ तो ऊपर होगा उसका, तो वहाँ तक तो ये चढ़ा ही नहीं पाएगा, ये तो माइनर फोर्स है ना। तो आप देखिए ये कोई, मान लीजिए कोई ये हर्बेसियस प्लांट है, इसका हमने ये लीफ दिखा दिया, ये वेन्स है। तो बेटा होता क्या है कि ये वाटर है, तो पता है आप ये प्लांट ले लो, रात में ले लो इसको या अर्ली मॉर्निंग में ले लो, या फिर तब ले लो जब एटमॉस्फेयर में ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा हो, ट्रांसपिरेशन बहुत कम होता है। तो पता है अर्ली मॉर्निंग में जब आप किसी ग्रास पे जाते हो तो आपका पैर गीला हो जाता है। क्यों? क्योंकि रात में ट्रांसपिरेशन तो नहीं हो रहा था, लेकिन वाटर का एब्जॉर्प्शन तो हो रहा था, और ये पानी रूट प्रेशर की वजह से धीरे धीरे ऊपर, ये देखिए ये लीफ के पास पहुंच गया। इसका मतलब प्लांट का हाइट बहुत कम था तभी तो पहुंच गया। और ये वेन्स है, वेन्स में जाइलम होता है, आपको पता ही है। वेन्स के थ्रू ना, वेन्स में स्पेशल पोर होता है, इन पोर्स को हम बोलते हैं हाइडाथोड। ध्यान देना, इन पोर्स को हम बोलते हैं हाइडाथोड्स। ये क्या है? हाइडाथोड होता है स्पेशल ओपनिंग, स्पेशल, ये हम लिखे हैं यहाँ पे, ओपनिंग है ऑफ वेन्स। इन्हीं के थ्रू ये जो पानी है ना नीचे से जो गया, इन्हीं के थ्रू ये वाटर यहाँ तक एकदम किनारे किनारे आके लीफ पे कलेक्ट हो जाता है। ये ड्रॉपलेट्स ऐसे मार्जिन पे आके कलेक्ट हो जाता है, ये लिक्विड ड्रॉपलेट्स है, ड्रॉपलेट्स। इसी प्रोसेस को बोलते हैं गटेशन। तो ये रूट प्रेशर की वजह से होता है। तो हमने लिखा है एक्सुडेशन या रिलीज ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड ड्रॉपलेट्स अराउंड ए स्पेशल ओपनिंग ऑफ वेन्स, जिसको हम बोलते हैं हाइडाथोड, जो कि वेन्स का स्पेशल ओपनिंग है, इसी के थ्रू और किनारे किनारे पे आके इकट्ठा हो जाता है लिक्विड ड्रॉपलेट। लीफ में जो मार्जिन है ना, मार्जिन पे आके इकट्ठा हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं गटेशन। गटेशन हर एक प्लांट में नहीं होता है, स्मॉल साइज वाले प्लांट में होता है, कुछ थोड़े बहुत जिम्नोस्पर्म्स में, कोनिफर्स में भी हो जाता है जिनका हाइट बहुत कम है। तो गटेशन इसी प्रोसेस को बोला जाता है, और इसके लिए ना इम्प्योर वाटर होता है, और इसके लिए रूट प्रेशर होता है जिम्मेदार। आप इसको नोट कर लीजिए, लिख लीजिए। अब एक चीज़ आप ये देखना कि रूट प्रेशर का मेन काम क्या है, एक्चुअल में है क्या, हम यहाँ पे लिख देते हैं द ग्रेटेस्ट या मेजर कंट्रीब्यूशन ऑफ रूट प्रेशर is to reestablish the continuous chain of water which may often broken by enormous pressure of ट्रांसपिरेशन पुल। इस लाइन का मतलब समझना बेटा, एक्चुअल में है क्या, ट्रांसपिरेशन पुल एक बहुत मेजर फोर्स होता है, बहुत बड़ा फोर्स है। तो ये बताइए, जो नीचे से ऊपर की तरफ पानी जा रहा है, ट्रांसपिरेशन पुल की वजह से ना बहुत तेज़ी से पानी खींचता है ऊपर। तो एक बार बताइए, बहुत तेज़ी से जब पानी खींचेगा तो पानी का जो जाइलम में, ट्रैकेड वेसल्स में पानी का जो एक कंटिन्यूअस चेन होता है, ये कंटिन्यूअस जो कॉलम होता है, चेन होता है, ये चेन तो ब्रेक कर सकता है, टूट सकता है ना, ये चेन तो ये टूट सकता है, क्योंकि ऊपर से ट्रांसपिरेशन पुल फोर्स के थ्रू ये खींच रहा है, तो ये टूट सकता है। तो इसको फिर से रिस्टेब्लिश करने का, फिर से जोड़ने का काम करता है रूट प्रेशर, क्योंकि रूट प्रेशर से पानी लगातार एब्जॉर्ब हो रहा है। तो ये जो चेन टूट गया है, इसको फिर से रिस्टेब्लिश करेगा, चैन को टूटने से नहीं रोकेगा,
जो टूट गया है उसको फिर से रीस्टेब्लिश करेगा, वही हमने लिखा है। द ग्रेटेस्ट कंट्रीब्यूशन ऑफ रूट प्रेशर इज टू रीस्टेब्लिश द कंटिन्यूअस चेन ऑफ वाटर विच मे ऑफन ब्रोकन बाय द इनॉर्मस प्रेशर एक्सर्टेड बाय ट्रांसपिरेशन पुल। ये नोट कर लीजिए, आप लिख लीजिए। फिर अब इसके बाद बेटा ट्रांसपिरेशन पुल की हम बात करते हैं। दो फोर्स था ना, ये रूट प्रेशर खत्म हो गया, अब हम बात करते हैं ट्रांसपिरेशन पुल के बारे में। रूट प्रेशर के बाद बेटा अब हम यहाँ पे बात करते हैं ट्रांसपिरेशन पुल के बारे में, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखिए ज़रा, ट्रांसपिरेशन पुल क्या है। एक्चुअल में जैसे जाइलम तक पहुँच गया है, अब थोड़ा बहुत कुछ ऊंचाई तक रूट प्रेशर के थ्रू गया, लेकिन रूट प्रेशर बहुत माइनर फोर्स है, एक मोडेस्ट पुश करता है, हल्का सा धक्का देता है, बहुत कम ऊंचाई तक ले जा पाता है। एक्चुअल में एसेंट ऑफ सेप कैसे होता है, इसके रिगार्डिंग अलग अलग कई सारे थ्योरी दिए गए। एक थ्योरी आया रूट प्रेशर थ्योरी। रूट प्रेशर थ्योरी में ये बोला गया कि बिल्कुल बहुत ऊंचाई तक रूट प्रेशर ले जाता है, मतलब रूट प्रेशर के थ्रू वाटर मिनरल बहुत ऊंचाई तक जाता है। ये थ्योरी फेल हो गया, क्योंकि रूट प्रेशर तो कुछ हाइट तक ले जाता है, स्मॉल डिस्टेंस तक ले जाता है, माइनर फोर्स है, मोडेस्ट पुश करता है, पुल थोड़ी ना करता है। ये थ्योरी फेल हो गया। उसके बाद फिर आया ट्रांसपिरेशन पुल मॉडल। ये देखिए लिखा है कोहेशन टेंशन ट्रांसपिरेशन पुल मॉडल। इसको दिया था डिक्सन एंड जॉली ने 1894 में दिया था, और ये मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी है। ध्यान देना, ये दिस इज द मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी फॉर एसेंट ऑफ सेप। एसेंट ऑफ सेप कैसा होता है, रूट प्रेशर थ्योरी आया फेल हो गया, बहुत सारे थ्योरी फेल हो गए। ये सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेबल थ्योरी है कि ट्रांसपिरेशन कैसे होता है, एसेंट ऑफ सेप कैसे होता है, उसके रिगार्डिंग। तो ध्यान देना, जो वाटर मिनरल का ट्रांसलोकेशन होना है सूट सिस्टम में, उसका जो ट्रांसलोकेशन वेलोसिटी है 15 मीटर पर आवर, 15 मीटर्स पर आवर, मतलब 1 घंटे में 15 मीटर ऊंचाई तक पानी जा सकता है। और कितनी ऊंचाई तक जा सकता है पता है? अप टू हाइट 130 मीटर्स। 130 मीटर लंबा पौधा है, तब भी उसके रूट से लीफ तक पानी जा सकता है। और कितने स्पीड से जाएगा? 1 घंटे में 15 मीटर जाएगा, ठीक है। और दिस फेयरली हाई रेट इज अचीव्ड बाय ट्रांसपिरेशन पुल फोर्स। और ये जो बड़ा तेजी से जा रहा है ना, इसके पीछे जो फोर्स जिम्मेदार होता है उसको हम बोलते हैं ट्रांसपिरेशन पुल फोर्स। क्या है ये? तो हम अब बात करें बेटा कोहेशन टेंशन ट्रांसपिरेशन पुल मॉडल या थ्योरी का। डिक्सन जॉली ने दिया था, और ये सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेड है, मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी। मोस्ट एक्सेप्टेड बहुत सारे है, ट्रांसपिरेशन पुल मॉडल है, रूट प्रेशर है, तो जिसमें ना सबसे ज़्यादा फेमस यही है ट्रांसपिरेशन पुल मॉडल। और इसमें लिखा है ट्रांसपिरेशन ड्रिवन। ध्यान दो, बताइए रूट से जाइलम के थ्रू वाटर मिनरल ऊपर कैसे जाता है, खींचता कैसे है, उसको कौन खींचता है? ट्रांसपिरेशन खींचता है। अब बताइए, लीफ से जब ट्रांसपिरेशन होगा वाटर मिनरल का, तो जाइलम के वेसल में जो वाटर मिनरल होंगे ना, वो ऊपर की तरफ खींचेंगे। कौन खींच रहा है? ट्रांसपिरेशन पुल। जो फोर्स होता है ना, ट्रांसपिरेशन के इवेपोरेटिव लॉस की वजह से जो ट्रैकिड वेसल्स में फोर्स डेवलप होता है खींचने वाला, उसी को हम बोलते हैं ट्रांसपिरेशन पुल। तो आप देखिए, ट्रांसपिरेशन ड्रिवन एसेंट ऑफ सेप डिपेंड्स ऑन 3 फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर। क्या क्या है? कोहेशन, एडिशन और सरफेस टेंशन। तो ये बताइए, जो वाटर मिनरल बहुत ज़्यादा हाइट तक जाता है, बहुत ज़्यादा ऊंचाई तक जाता है, उसको खींच कौन रहा है? कौन सा फोर्स? ट्रांसपिरेशन पुल। और ट्रांसपिरेशन पुल कैसे डेवलप होता है? ट्रांसपिरेशन की वजह से, लीफ से, एरियल पार्ट से वाटर मिनरल के लॉस की वजह से। जब जाइलम के ट्रैकिड वेसल से वाटर मिनरल का लॉस होगा, तो उसमें जो एक टेंशन डेवलप होगा, एक पुलिंग फोर्स डेवलप होगा, उसी को हम बोलते हैं ट्रांसपिरेशन पुल। और ये 3 फिजिकल प्रॉपर्टी के ऊपर डिपेंड करता है वाटर के, कोहेशन, एडिशन और सरफेस टेंशन। कोहेशन क्या है? कोहेशन मतलब सेम चीज के बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्स काम करता है, जैसे अट्रैक्शन बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल्स, मतलब एक वाटर मॉलिक्यूल दूसरे से चिपका रहेगा। वाटर मॉलिक्यूल्स आर स्टिक टू ईच अदर, चिपका रहेगा। एक पानी का मॉलिक्यूल दूसरे वाटर को क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। इसे बोलते हैं कोहेसिव फोर्स, मतलब पानी पानी से चिपका रहेगा, उसको छोड़ेगा नहीं, इसको बोलते हैं कोहेसिव फोर्स। दूसरा है
एडहेसन, एडहेसन मतलब अट्रैक्शन बिटवीन डिफरेंट मॉलिक्यूल्स। तो अट्रैक्शन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स टू पोलर सरफेसेस ऑफ ट्रैकिड्स एंड वेसल्स। तो आप बताइए, जो ट्रैकियरी एलिमेंट्स होते हैं, ट्रैकियरी एलिमेंट्स मतलब ट्रैकिड एंड वेसल्स, तो पानी को कौन ले जाता है? ट्रैकिड वेसल ले जाता है। तो उनका जो सरफेस होता है पोलर होता है, मतलब वो पानी को अट्रैक्ट करता है, रिपेल नहीं करता। अगर सरफेस नॉन पोलर होता तो पानी को अट्रैक्ट कैसे करता? रिपेल कर देता, कभी तो पानी को ले ही ना जा पाता, कैरी ही ना कर पाता। तो वाटर मॉलिक्यूल्स ट्रैकिड वेसल्स की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, ये होता है एडिशन। वाटर मॉलिक्यूल्स आर मोर अट्रैक्टेड, ध्यान देना, अट्रैक्शन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स टू द पोलर सरफेसेस ऑफ ट्रैकियरी एलिमेंट्स मतलब ट्रैकिड एंड वेसल्स, उसकी तरफ अट्रैक्ट होगा वाटर। तो ये एडिशन है। अलग अलग चीज के बीच में अट्रैक्शन है, जैसे पानी का ट्रैकिड वेसल से अट्रैक्शन है, पोलर सरफेस है उसका ना, उससे इसको बोलते हैं हम एडिशन। लास्ट में है सरफेस टेंशन। ये बताइए ट्रांसपिरेशन में पानी किस फॉर्म में जाता है? लिक्विड फॉर्म में जाता है, जाहिर सी बात है। तो होता क्या है बेटा, ये सरफेस टेंशन है। वाटर मॉलिक्यूल्स आर मोर अट्रैक्टेड टू ईच अदर इन द लिक्विड फॉर्म देन द वाटर इन गैसियस फॉर्म। ठीक है, अगर यही पानी गैस के फॉर्म में जाता तो उनके बीच में जो कोहेसन होता वो कम होता, लेकिन यहाँ लिक्विड के फॉर्म में जा रहा है तो उनके बीच में जो कोहेसन है वो ज़्यादा बढ़ गया, यही सरफेस टेंशन है। वाटर मॉलिक्यूल्स आर मोर अट्रैक्टेड टू ईच अदर इन लिक्विड फॉर्म देन द गैसियस। और ये तीन प्रॉपर्टी, कोहेसन, एडिशन एंड सरफेस टेंशन, दीज थ्री प्रॉपर्टीज प्रोवाइड वाटर मॉलिक्यूल्स हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ एंड कैपिलरिटी। ये जो तीन प्रॉपर्टी है बेटा, जैसे आप देखिए, ये मान लीजिए ये ट्यूब है, ये ट्यूब है, इस ट्यूब का नाम है ट्रैकिड या वेसल्स, ठीक है। और आपको पता है कि इसमें स्मॉल पोर्स होते हैं, पोर्स जिसको बोलते हैं ल्यूमेन पोर, जिनका साइज छोटा होता है, ठीक है। तो दीज थ्री प्रॉपर्टीज प्रोवाइड वाटर मॉलिक्यूल्स हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ एंड कैपिलरिटी। टेंसाइल स्ट्रेंथ, टेंसाइल मतलब मजबूती, हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ मतलब एबिलिटी टू रेजिस्ट पुलिंग फोर्स, और कैपिलरिटी मतलब एबिलिटी टू राइज इन थिन ट्यूब। तो बताना, इन्हीं तीनों प्रॉपर्टी की वजह से जो पानी होता है, वाटर होता है, देखिए एक ट्यूब है, वेसल, ट्रैकिड वेसल क्या है, ट्यूब है, इन्हीं के ऊपर ऐसे ये देखो धीरे धीरे राइज कर रहा होता है। कैपिलरिटी की कैपिलरी एक्शन के ही थ्रू तो पानी राइज करेगा धीरे धीरे, कैपिलरिटी की ही वजह से। और ये बताना, इसको खींच कौन रहा है पानी को? ट्रांसपिरेशन पुल इसको खींच रहा है। और इसका ये वाटर का कॉलम टूट क्यों नहीं रहा है? पानी का ये जो कंटिन्यूअस चेन है ये टूट क्यों नहीं रहा है? क्योंकि वाटर के बीच में हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ है। देखो पानी पानी से चिपका हुआ है, पानी ट्रैकिड वेसल के सरफेस से चिपका है, और ये चिपकना और भी मजबूत हो गया जब पानी लिक्विड फेज में है ना। तो देखिए, बिना पानी का एक चैन टूटे लगातार ये राइज करता जा रहा है कैपिलरी एक्शन के थ्रू। ये पानी टूट क्यों नहीं रहा है? इसको ट्रांसपिरेशन पुल तो खींच रहा है ना, नहीं टूट रहा है क्योंकि कोहेसन है, एडिशन है, सरफेस टेंशन है, अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, इसकी वजह से लगातार जा रहा है बिना टूटे, बिना वाटर का जो चेन है ब्रेक की, पानी रुक रुक के नहीं जा रहा, लगातार जा रहा है, भले ही इसको कितना भी तेजी से ट्रांसपिरेशन पुल खींचे। और अगर टूट भी जाता तो रूट प्रेशर उसको फिर से रिस्टेब्लिश कर देता, दूसरी बात, ठीक है। तो अच्छा ये बताइए, ये जो कैपिलरिटी है ये और भी बेटर हो जाता है क्योंकि ट्रैकिड वेसल्स में जो पोर है, पोर का साइज बहुत छोटा है। तो ध्यान देना, कैपिलरिटी एडेड बाई स्मॉल डायमीटर ऑफ ट्रैकिड एंड वेसल्स। ये जो ट्रैकिड और वेसल्स का डायमीटर या पोर का साइज बहुत छोटा है, इससे कैपिलरिटी एक्शन में और भी बेटर तरीके से होगा, कैपिलरिटी और भी बेटर तरीके से होगा। तो कैपिलरिटी एडेड बाई AIDED, एडेड बाई स्मॉल डायमीटर ऑफ ट्रैकिड एंड वेसल्स। आप ये लिख लीजिए। अब हम बात करते हैं ट्रांसपिरेशन के बारे में, आप इसको पहले नोट कर लीजिए। तो यहाँ पे बेटा अब हम बात करते हैं ट्रांसपिरेशन के बारे में। व्हाट इज ट्रांसपिरेशन? लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर फ्रॉम द एरियल पार्ट्स ऑफ प्लांट, या फिर हम बोलते हैं इवेपोरेटिव लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द एरियल पार्ट ऑफ प्लांट।
पानी का वेपर के फॉर्म में प्लांट के एरियल पार्ट से, मतलब स्टेम है, लीफ है, इसके थ्रू निकल जाना, लॉस कर जाना, एटमॉस्फेयर में चले जाना, इवेपरेटिव लॉस ऑफ वाटर, इसको हम बोलते हैं ट्रांसपिरेशन। ठीक है, और ट्रांसपिरेशन 4 टाइप्स का होता है। 4 टाइप्स कैसे होना, तो वेपर के फॉर्म में ही लॉस है, लेकिन किसके थ्रू लॉस हो रहा है, इसके बेसिस पे 4 टाइप का है। एक है क्यूटिकुलर। क्यूटिकुलर का मतलब क्यूटिकल के थ्रू लॉस हो जाए। अब आप बोलोगे क्यूटिकल तो लॉस को रोकता है, उसके थ्रू कैसे होगा? अरे कुछ नहीं यार, लीफ के सरफेस पे या स्टेम के सरफेस पे जो क्यूटिकल नहीं होता, वैक्सी लेयर, मोम का बना हुआ लेयर होता है, उसी में दरार पड़ गया, क्रैक पड़ गया। मोम में दरार नहीं पड़ सकता है क्या? क्रैक पड़ गया, उसी क्रैक के थ्रू, उसी दरार के थ्रू निकल गया वाटर, उसको बोलते हैं क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन। ये 3 to 10% ऑफ टोटल ट्रांसपिरेशन, मतलब जितना भी ट्रांसपिरेशन होता है उसका 3 से 10% क्यूटिकल के थ्रू होता है। बट इन द केस ऑफ फंड्स होता है टेडोफाइट्स, इसमें अप टू 50% तक ट्रांसपिरेशन हो सकता है। लेंटिकुलर का मतलब थ्रू लेंटिसेल्स। लेंटिसेल्स आपने पढ़ा है, एनाटॉमी में पढ़ा है, लेंटिसेल्स के थ्रू ट्रांसपिरेशन हो जाना, जो लेंस के आकार में ओपनिंग होता है बार्क वगैरह का, उसके थ्रू हो जाना। ये बहुत ही कम होता है, 0.1% होता है टोटल का, 0.1%। बार्क के थ्रू ट्रांसपिरेशन हो जाना 1% होता है ये। स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन इज मोस्ट कॉमन एंड मैक्सिमम हम इसी के थ्रू पढ़ते हैं, तो ये मैक्सिमम है अप टू 50%, 50 to 97%, अप टू 50 to 97%। 97% ट्रांसपिरेशन स्टोमेटा के थ्रू होता है, मैक्सिमम इसी के थ्रू होता है। तो 50 से 97% ये मोस्ट कॉमन है। तो हम स्टोमेटा के ही बारे में अब बात करेंगे, क्योंकि ये मोस्ट कॉमन पैसेज है। और बाकी आपने पढ़ा है, स्टोमेटा जो होता है बेसिकली फोटो एक्टिव होता है, दिन में खुलता है, रात में बंद रहता है। लेकिन कैम्प प्लांट या डेजर्ट प्लांट्स में मामला उल्टा है। डेजर्ट प्लांट्स में स्टोमेटा रात में खुलता है, स्कोटो एक्टिव होता है, रात में खुलता है, दिन में बंद रहता है ना, वाटर लॉस को कम करने के लिए ऐसा होता है उसमें। स्टोमेटा जो होता है, आप देखिए स्टोमेटा में हमने दिखा रखा है, ये बाहर की तरफ एपिडर्मल सेल्स, ये होते हैं एपिडर्मल सेल्स हैं। और ये आप देखिए, ये हमने दिखा रखा है सब्सिडियरी सेल्स, सब्सिडियरी, इन्हें हम बोलते हैं सब्सिडियरी सेल्स। और ये दो आपको किडनी शेप में दिखाई दे रहा है या बीन शेप में, इनको बोलते हैं गार्ड सेल्स। गार्ड सेल्स का नंबर 2 होता है, ये 2 होते हैं। और ये स्टोमेटल पोर या एपर्चर है जो क्रीसेंट शेप होता है, आधे चंद्रमा के आकार में होता है, क्रीसेंट शेप होता है। और गार्ड सेल में क्लोरोप्लास्ट होता है, क्लोरोप्लास्ट कंटेनिंग सेल्स होते हैं, इसलिए इनको हम ग्रीन सेल्स भी बोलते हैं। और इनमें आप देखिए ऐसे ये सेलुलोजिक माइक्रोफाइब्रिल्स होते हैं, इनका ओरिएंटेशन रेडियल होता है। और गार्ड सेल का जो ये बाहर का लेयर होता है ये थिन होता है, इनर लेयर थिक होता है, मोटा होता है। सब्सिडियरी सेल्स, गार्ड सेल्स और स्टोमेटल अपर्चर, ये और ये, इन तीनों को कलेक्टिवली मिला के हम बोलते हैं स्टोमेटल apparatus। एनाटॉमी में हम आपको बता चुके हैं ये बात। तो ये स्टोमेटा का हमने स्ट्रक्चर बना दिया है। अब एक्चुअल में हम बात करने वाले हैं कि स्टोमेटा कैसे ओपन होता है, स्टोमेटा कैसे क्लोज होता है। इसके ओपनिंग और क्लोजिंग का मैकेनिज्म हम एक्सप्लेन करने वाले हैं, आपको समझाने वाले हैं। आप इसको पहले आप नोट कर लीजिए, फिर हम मैकेनिज्म एक्सप्लेन कर देते हैं, ठीक है। तो एक्चुअल में बेटा जो एक्चुअल मैकेनिज्म है स्टोमेटा ओपनिंग और क्लोजिंग का, हम उसके बारे में भी बात करने वाले हैं। तो गार्ड सेल जो होता है फंक्शन इज टर्गर ऑपरेटेड वाल्व। ये टर्गर ऑपरेटेड वाल्व, जैसे वाल्व खुलता और बंद होता रहता है, ऐसे इसका गार्ड सेल भी इसी तरह से काम करता है। और स्टोमेटा का ओपनिंग एंड क्लोजिंग इज द फंक्शन ऑफ गार्ड सेल। एक्चुअल में गार्ड सेल, गार्ड का नाम गार्ड क्यों पड़ा, क्योंकि यही तो स्टोमेटा ओपनिंग और क्लोज कराता है। जैसे गेट खोलने और बंद होने का काम गार्ड का होता है, ऐसे ये सेल भी उसी का काम कर रहा है। व्हेन द ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन या सोल्यूट कंसंट्रेशन ऑफ गार्ड सेल इंक्रीजेज, वाटर एंट्री अकर्स, गार्ड सेल बिकम टर्जिड एंड स्टोमेटा ओपन। एक्चुअल में गार्ड सेल के अंदर सोल्यूट का एंट्री होता है, ध्यान देना, गार्ड सेल के अंदर जब सोल्यूट का एंट्री होता है, मिनरल आयंस का एंट्री होता है, तो उसका जाहिर सी बात है सोल्यूट कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा। ऑस्मोटिक पोटेंशियल जब उसका इंक्रीज करेगा
कंसंट्रेशन इंक्रीज करेगा, सोल्यूट कंसंट्रेशन, तो वाटर पोटेंशियल कम हो जाएगा। तो आसपास के जाइलम से एंडोऑस्मोसिस के थ्रू गार्ड सेल में जाके पानी भर जाएगा, और जब पानी भर जाएगा तो गार्ड सेल टर्जिड हो जाएगा। और जैसे ही गार्ड सेल टर्जिड होगा, आपको पता है कि नॉर्मली स्टोमेटा ऐसे रहता है। नॉर्मली स्टोमेटा जो होता है, ये देखिए क्लोज कंडीशन में ऐसा है स्टोमेटा, इस तरीके से रहता है। लेकिन जब गार्ड सेल के अंदर पानी का प्रेशर रहेगा, टर्गर प्रेशर रहेगा, तो बाहर का वॉल क्या है इसका, थिन है, या अंदर का वॉल थिक है। इलास्टिक दोनों वॉल होते हैं, बाहर वाला भी अंदर वाला, ये थिन है ये थिक है, डिफरेंशियल थिकनिंग होता है। और जैसे टर्गर प्रेशर इस पर डेवलप होता है, तो बाहर वाला जो ये थिन वॉल है, ये बाहर की तरफ भागेगा, ऐसे बल्ज करेगा। और जब ये बल्ज करेगा तो आप देखिए ये स्टोमेटा ऐसे, ये देखिए ये खुल गया, ओपन हो गया। क्यों? क्योंकि ये जो बाहर का लेयर था, ये बाहर की तरफ, आउटर लेयर ये बल्ज किया, बाहर की तरफ भागा, जिससे ये खुल गया स्टोमेटा, पोर दिखने लगा, क्रिसेंट शेप। और जब गार्ड सेल में सोल्यूट का कंसंट्रेशन कम होता है तो वाटर पोटेंशियल बढ़ेगा, तो पानी गार्ड सेल से लॉस होने लगता है, निकलने लगता है, गार्ड सेल फ्लैसिड हो जाता है, जिससे स्टोमेटा बंद हो जाता है। तो स्टोमेटा का खुलना बंद होना गार्ड सेल के टर्जिड और फ्लैसिड कंडीशन पर डिपेंड करता है। तो वही हमने दिखा रखा है कि गार्ड सेल जब वाटर का एंट्री हुआ तो गार्ड सेल टर्जिड हो गया, स्टोमेटा ओपन हो गया। जब वाटर लॉस हुआ तो फ्लैसिड हो गया, स्टोमेटा क्लोज हो गया ना, स्टोमेटा क्लोज। और ये जो सेलुलोजिक माइक्रोफाइब्रस दिख रहे हैं, इनका ओरिएंटेशन ऐसे रेडियल है, और ये इलास्टिक ये भी होते हैं। तो रेडियल ओरिएंटेशन होने से ना ओपनिंग और क्लोजिंग में क्या मिलेगा, हेल्प मिलेगा। अगर ये ऐसा सीधा सीधा और लॉन्गिट्यूडनल होते तो हेल्पफुल ना होते, लेकिन ये ऐसे रेडियली अरेंज हैं, और ये भी ना माइक्रोफाइब्रिल, ये मतलब जैसे मसल्स होते हैं ना, कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करते रहते हैं, ऐसे ये भी ये ऐसे स्प्रिंग की तरह ऐसे होते हैं। तो इनमें कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्शन होता है, जिससे ओपनिंग और क्लोजिंग में क्या मिलता है, हेल्प मिलता है। अब हम बात करने वाले हैं बेटा, बहुत सारे थ्योरी दिए गए कि कैसे स्टोमेटा ओपन होता है, क्लोज होता है, गार्ड सेल कैसे टर्जिड होता है, फ्लैसिड होता है। तो एक बड़ा ही एक्सेप्टेड थ्योरी है एक्टिव पोटेशियम अपटेक थ्योरी, इसको लेविट साहब ने दिया था। तो हम इस थ्योरी को बताने वाले हैं, आप इसको पहले ना नोट कर लीजिए, लिख लीजिए। तो यहाँ पे ध्यान देना बेटा, हम बात कर रहे हैं एक्टिव पोटेशियम आयन अपटेक थ्योरी का, या इसे ही बोलते हैं पोटेशियम मैलेट थ्योरी भी बोलते हैं। इसको दिया था गिवन बाय लेविट। ये नीट में आ चुका है, ध्यान देना, नीट में आ चुका है, AIPMT में आ चुका है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इट इज़ द मोस्ट एक्सेप्टेड थ्योरी एक्सप्लेनिंग ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। स्टोमेटा कैसे ओपन होता है, कैसे क्लोज होता है, इसके लिए बहुत सारे थ्योरी दिए गए, अलग अलग कई लोगों ने थ्योरी दी है। लेकिन इसमें जो सबसे ज़्यादा फेमस है, सबसे ज़्यादा जो मान्य है, एक्सेप्टेबल है, वो एक्टिव पोटेशियम अपटेक थ्योरी है या पोटेशियम मैलेट थ्योरी है। दोनों बात देखिए, लेविट साहब ने दिया था। तो ये एक्सप्लेन करता है कैसे स्टोमेटा ओपन होता है। तो आपको पता है बेटा कि डे टाइम ओपनिंग होता है, डे टाइम ओपनिंग होता है स्टोमेटा का, और नाइट टाइम क्लोजिंग। तो डे टाइम कैसे ओपन होता है आप देखिए जरा, बताइए। ये जो स्ट्रक्चर है, ये पूरा हमने ये दिखा रखा है गार्ड सेल, ये समझाने के लिए हमने दिखा रखा है। बाकी आपको पता है गार्ड सेल बीन या किडनी शेप्ड होता है, मोनोकॉट में डंबल शेप होता है। ये गार्ड सेल हमने पूरा दिखा रखा है। गार्ड सेल के अंदर देखिए कैसे गार्ड सेल टर्जिड होता है, हम बताने वाले हैं आपको। डे टाइम ओपनिंग होने के लिए जरूरी है कि जो गार्ड सेल है, गार्ड सेल टर्जिड हो। इसका टर्जिड होना, ध्यान देना, गार्ड सेल का टर्जिड होना जरूरी है स्टोमेटा के ओपनिंग के लिए। तो कैसे टर्जिड होगा देखिए, हम यहाँ पे बात करते हैं। देखिए दिन के टाइम पे जाहिर सी बात है गार्ड सेल में क्लोरोप्लास्ट होता है, वो फोटोसिंथेसिस करता है। तो गार्ड सेल जब फोटोसिंथेसिस से स्टार्च बनाएगा, तो ये जो स्टार्च है, स्टार्च बना हुआ है, और जब ग्लाइकोलिसिस होगा तो स्टार्च का कन्वर्जन फॉस्फोनिल पाइरुवेट में हो जाता है। देखो स्टार्च है, स्टार्च का कन्वर्जन पहले किस में होगा, ग्लूकोज में होगा, और फिर जब ग्लूकोज के ऊपर ग्लाइकोलिसिस चलेगा तो ग्लाइकोलिसिस में सेकंड लास्ट स्टेप में क्या बनता है, फॉस्फोनिल पाइरुवेट बनता है।
अब बाहर से CO2 आया, फॉस्फोइनोल पायरुवेट से बन गया ऑक्जेलोएसिटिक एसिड। एंजाइम काम करेगा फॉस्फोइनोल पायरुवेट कार्बोक्सिलेज पेपकेज, ऑक्जेलोएसिटिक एसिड से बन जाएगा मैलिक एसिड, मैलेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम होगा। और मैलिक एसिड का डिसोसिएशन हो जाता है हाइड्रोजन आयन में और मैलेट आयन में। और ये जो हाइड्रोजन आयन होता है, ये देखिए, ये हाइड्रोजन आयन पंप होता है, पंप। ये हाइड्रोजन आयन पंप है, इसी पंप के थ्रू ये हाइड्रोजन आयन एक्टिवली बाहर पंप कर दिया जाएगा। ATP खर्च होगा, हाइड्रोजन आयन बाहर पंप कर दिया जाएगा। यहाँ गार्ड सेल से बाहर, बाहर मतलब गार्ड सेल के बाहर तो एपिडर्मल सेल्स होते हैं, वहाँ पे पंप कर दिया जाता है ना एपिडर्मल सेल में। सब्सिडियरी सेल भी क्या होता है, एपिडर्मल सेल ही होता है, तो बाहर पंप कर दिया गया। तो बताना, जब हाइड्रोजन बाहर चला गया तो pH बढ़ेगा गार्ड सेल का, क्योंकि हाइड्रोजन कम हो रहा है। और यहाँ एपिडर्मल सेल में pH घटेगा, क्योंकि हाइड्रोजन बढ़ रहा है, हाइड्रोजन तो इधर पंप हो गया। और हाइड्रोजन जब इधर आता है तो पोटेशियम आयन और क्लोराइड आयन अंदर जाता है। ये पोटेशियम आयन पंप है, ध्यान देना, ये पोटेशियम आयन पंप है। पंप एक्टिव ट्रांसपोर्टर होता है बेटा, ATP खर्च कराता है, ATP टूटता है ADP में और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट का लॉस हो जाता है ATP। तो ये पोटेशियम आयन एक्टिवली होता है, एक्टिवली अपटेक हो रहा है, ATP खर्च होता है। पोटेशियम आयन और क्लोराइड आयन दोनों साथ में आते हैं। क्लोराइड आयन आता है एनायन कैटायन बैलेंस को बनाने के लिए, पोटेशियम के साथ में क्लोराइड आता है। तो हाइड्रोजन इधर, पोटेशियम क्लोराइड अंदर, ये एक्चुअल में एक्सचेंजर होता है। ये जो पंप है एक्सचेंजर है, मतलब हाइड्रोजन इधर आएगा तो पोटेशियम इधर एक्सचेंज होके आएगा। तो ये पोटेशियम और क्लोराइड आयन अंदर आया, हाइड्रोजन इधर आया। अब ये जो पोटेशियम अंदर आया, पोटेशियम गार्ड सेल के वैक्यूल में चला जाता है, ठीक है। ये क्लोराइड आयन भी आप दिखा सकते हो यहाँ गार्ड सेल के वैक्यूल में। और ये जो मैलेट आयन था, ये भी गार्ड सेल के वैक्यूल में जाके स्टोर हो गया। पोटेशियम आयन भी वैक्यूल में आ गया, क्लोराइड आयन भी वैक्यूल में आ गया। तो बताना, ये पोटेशियम मैलेट बन गया, पोटेशियम मैलेट बन गया, जिससे अब बताना यहाँ पे जो सोल्यूट का कंसंट्रेशन है वैक्यूल के अंदर, सोल्यूट का कंसंट्रेशन बढ़ा, OP बढ़ा, लेकिन वाटर पोटेंशियल क्या है, कम हो गया बेटा। ध्यान देना, सोल्यूट का कंसंट्रेशन बढ़ गया, ऑस्मोटिक प्रेशर बढ़ गया, सोल्यूट कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो वाटर पोटेंशियल क्या होगा, कम होगा। और बाहर क्या है, ये कौन से सेल्स हैं, ये बाहर एपिडर्मल सेल्स हैं, ठीक है। तो होगा क्या बेटा, एपिडर्मल सेल से, क्योंकि यहाँ वाटर पोटेंशियल कम है और एपिडर्मल सेल में वाटर पोटेंशियल ज़्यादा है, तो ऑस्मोसिस के थ्रू पानी गार्ड सेल के अंदर जाके एंट्री करता रहेगा। ये देखिए, ऑस्मोसिस के थ्रू वाटर का क्या होगा, यहाँ पे एंट्री होगा, वाटर का क्या हुआ, एंट्री हुआ। और जैसे ही वाटर का एंट्री होगा, गार्ड सेल में जाके पानी भरेगा। जो गार्ड सेल है वो क्या हो जाएगा, गार्ड सेल टर्जिड हो जाएगा, स्टोमेटा ओपन हो गया। तो ध्यान देना, स्टोमेटा ओपन होने के लिए गार्ड सेल टर्जिड होना पड़ेगा, और टर्जिड तब होगा जब उसमें पानी भरेगा, और पानी भरने के लिए उसका वाटर पोटेंशियल कम होना चाहिए। कम कैसे हुआ, पोटेशियम और मैलेट आयन की वजह से, तभी तो जाके पानी एंडोऑस्मोसिस से पानी भरा है यहाँ पे। ये दिन के टाइम पे होता है ऐसा प्रोसेस, आप इसको नोट कर लीजिए। लेकिन रात में स्टोमेटा कैसे क्लोज होता है हम आपको बता दें। रात में क्या होता है बेटा, रात में जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये जाके, रात में स्टोमेटा जाहिर सी बात है बंद रहता है, तो ये जो CO2 रहता है, रात में फोटोसिंथेसिस होता नहीं है, CO2 का एसिमिलेशन होता नहीं है, तो CO2 जो होता है ये जाके लीफ में जो सब स्टोमेटल कैविटी होता है वहाँ पे जाके एक्यूमुलेट हो जाता है, CO2 का कंसंट्रेशन बढ़ता जाता है। एंड हाई CO2 कंसंट्रेशन एक्टिवेट ABA एब्सिसिक एसिड हार्मोन। और ABA जो होता है, एब्सिसिक एसिड, क्या करता है, ये जो पोटेशियम आयन अंदर आया था ना, इसके एंट्री को रोकता है, इसके इन्फ्लक्स को रोकता है। ABA पोटेशियम आयन के इन्फ्लक्स को रोक देता है और उल्टा इसको बाहर पंप कर देगा। पोटेशियम को अंदर आने से रोकेगा और बाहर इसको उल्टा भेज देगा, जिससे पोटेशियम मैलेट बन ही नहीं पाएगा, यहाँ गार्ड सेल में एक्यूमुलेट हो ही नहीं पाएगा, और जिससे गार्ड सेल का ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन कम होता जाएगा। जब ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन कम होगा, OP कम होगा, तो जाहिर सी बात है वाटर पोटेंशियल इसका तो इंक्रीज कर ही नहीं पाएगा ना, पानी का एंट्री हो ही नहीं पाएगा इसके अंदर। तो जब पानी का एंट्री नहीं होगा तो स्टोमेटा क्या रहेगा, बंद ही रहेगा, फ्लैसिड रहेगा गार्ड सेल, जिससे स्टोमेटा बंद रहेगा।
आप इसको नोट कर लीजिए बेटा, लिख लीजिए, नोट कर लीजिए आप लोग इसको। तो यहाँ पे हम बात करते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग ट्रांसपिरेशन के बारे में। तो आप देखिए फैक्टर्स अफेक्टिंग ट्रांसपिरेशन, एक तो एक्सटर्नल फैक्टर है, दूसरा इंटरनल फैक्टर है। एक्सटर्नल फैक्टर का मतलब मोस्टली ये इन्वायरमेंटल फैक्टर होता है, और इंटरनल मतलब खुद प्लांट का फैक्टर, प्लांट के फैक्टर्स क्या क्या है ना। एक्सटर्नल में जैसे सबसे पहले हम बात करते हैं लाइट के बारे में। एक्चुअल में लाइट में जो ब्लू लाइट होता है, ब्लू लाइट क्या करता है, स्ट्रोमेटा को वाइडली ओपन कर देता है, और जितना ज़्यादा स्ट्रोमेटा ओपन होगा वाटर लॉस क्या होगा, उतना ही ज़्यादा होगा। अगर स्ट्रोमेटल अपर्चर छोटा रहे, मतलब कम खुले, स्ट्रोमेटा कम ओपन हो, तो लॉस कम होता। लेकिन ब्लू लाइट जो होता है ना, ये वाइड ओपनिंग करा देता है स्ट्रोमेटा का, दस इंक्रीजिंग ट्रांसपिरेशन। दूसरा है टेम्परेचर, टेम्परेचर इंक्रीजेज ट्रांसपिरेशन, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। टेम्परेचर जितना ज़्यादा होगा गर्मी उतना ही ज़्यादा होगा, हीट लॉस की ज़्यादा ज़रूरत होगी, तो जाहिर सी बात है वाटर लॉस भी होगा। एक्चुअल में ट्रांसपिरेशन और अपने बॉडी में होने वाला परस्पिरेशन मतलब स्वेटिंग, दोनों फेनामिना इक्विवेलेंट है। गर्मी जितना ज़्यादा होगा पसीना उतना ही ज़्यादा निकलेगा, पानी का लॉस उतना ही ज़्यादा होगा। ऐसे ही यहाँ भी है। विंड स्पीड, अब एक्चुअल में है क्या, विंड स्पीड के पहले आप ये देखो, लास्ट वाला देखो, ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ट्रांसपिरेशन। कैसे? क्योंकि लीफ के आसपास जो मॉइस्चर होता है, ध्यान देना, ह्यूमिडिटी का मतलब एयर में जो मॉइस्चर है, अगर लीफ के आसपास मॉइस्चर बहुत ज़्यादा रहेगा तो वो वाटर लॉस को रोकेगा। हाई ह्यूमिडिटी जो होता है ना, ट्रांसपिरेशन को कम करता है। तो आप बताइए विंड स्पीड, अगर थोड़ा बहुत हवा चलेगा बेटा, तो हवा क्या करेगा, लीफ के सराउंडिंग में जो मॉइस्चर रहेगा उसको हवा हटा देगा, विंड हटा देगा, जिससे ट्रांसपिरेशन बढ़ेगा। तो स्लो ब्रीज, हल्की हवा जो होता है, रिमूव्स मॉइस्चर्स सराउंडिंग द लीफ दस इंक्रीजिंग द ट्रांसपिरेशन। जो स्लो ब्रीज होगा वो लीफ के सराउंडिंग में जो मॉइस्चर होगा उसको हटा देगा, जिससे ट्रांसपिरेशन बढ़ेगा। लेकिन हाई विंड स्पीड डिक्रीजेज ट्रांसपिरेशन, ये भी ध्यान देना, अगर बहुत ज़्यादा तेज़ी से हवा चलता है तो ट्रांसपिरेशन कम हो जाता है, लेकिन अगर स्लो ब्रीज रहता है तो ट्रांसपिरेशन बढ़ता है। अवेलेबल सॉइल वाटर, अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ट्रांसपिरेशन, सॉइल में जितना ज़्यादा वाटर अवेलेबल रहेगा, जाहिर सी बात है ट्रांसपिरेशन उतना ही ज़्यादा होगा। जिसके पास धन रहेगा वही खर्चा करेगा ना, जिसके पास है ही नहीं वो क्या खर्चा करेगा। तो अवेलेबल सॉइल वाटर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ट्रांसपिरेशन, जितना ज़्यादा सॉइल में वाटर रहेगा उतना ही ज़्यादा खर्च करेगा। अब डेजर्ट प्लांट वाटर लॉस नहीं करता है ना, क्योंकि पानी कम है वहाँ पे अवेलेबल, बाकी ये हमने बता ही दिया है। अब बात करते हैं इंटरनल फैक्टर्स के बारे में। इंटरनल फैक्टर्स का मतलब खुद प्लांट का फैक्टर, जैसे नंबर ऑफ स्टोमेटा, ठीक है, नंबर ऑफ स्टोमेटा। अब जाहिर सी बात है अगर स्टोमेटा का नंबर ज़्यादा रहेगा नंबर ऑफ स्टोमेटा हो गया, ऐसे ही ध्यान देना, नंबर ऑफ स्टोमेटा है। ऐसे ही हम बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टोमेटा, नंबर ऑफ स्टोमेटा। ऐसे ही हम बात कर सकते हैं यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टोमेटा। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब कहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन है उसका, वो संकेन स्टोमेटा है, अंदर की तरफ एम्बेडेड है, ये एकदम एपिडर्मिस में है, ये डिस्ट्रीब्यूशन है ना। अगर संकेन होगा तो ट्रांसपिरेशन कम हो जाएगा। तो वही हम बात करें, नंबर ऑफ स्टोमेटा, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टोमेटा। अगर स्टोमेटा का नंबर ज़्यादा होगा तो जाहिर सी बात है ट्रांसपिरेशन ज़्यादा होगा। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टोमेटा, अगर वो एकदम साइड में रहेगा लीफ में, एपिडर्मिस में, तो ट्रांसपिरेशन ज़्यादा करेगा। संकेन होगा, एम्बेडेड होगा तो कम करेगा। परसेंट ऑफ ओपन स्टोमेटा, अब ये भी है, नंबर के साथ साथ ये भी डिपेंड करता है कि कितना परसेंट ओपन है। अब मान लीजिए जैसे कि किसी लीफ में 10 स्टोमेटा है, 10 में से 8 बंद हैं, 2 ही खुले हैं, तो जाहिर सी बात है परसेंट ऑफ ओपन स्टोमेटा तो कम हो गया ना, तो ट्रांसपिरेशन भी कम होगा। प्लांट वाटर स्टेटस, कितना प्लांट में पानी मौजूद है, ज़्यादा मौजूद होगा तो ज़्यादा ट्रांसपिरेशन होगा। कैनोपी स्ट्रक्चर, कैनोपी क्या होता है, प्लांट का जो ग्रीन कवरिंग नहीं होता अम्ब्रेला लाइक, ये पूरा, उसको बोलते हैं कैनोपी स्ट्रक्चर। लीफ स्ट्रक्चर, लीफ स्ट्रक्चर का मतलब लीफ कैसा है, क्यूटिकल उसका थिक है कि थिन है, हाइपोडर्मिस थिक है कि थिन है, उसका स्टोमेटा संकेन है कि क्या है ना, इसके ऊपर भी डिपेंड करेगा।
रूट सूट रेशियो। रूट सूट रेशियो का मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया प्लांट का हाइट, प्लांट का लंबाई। रूट सूट रेशियो मतलब प्लांट का हाइट, ध्यान देना। रूट सूट रेशियो का मतलब यहाँ पे है प्लांट का हाइट, प्लांट हाइट। आप देखिए, अगर रूट सूट रेशियो हाई है मतलब रूट ज़्यादा सूट कम है, सूट सिस्टम कम है, रूट ज़्यादा, मतलब प्लांट का हाइट क्या है बेटा? अगर रूट सूट रेशियो ज़्यादा है मतलब प्लांट का हाइट कम है, और प्लांट का हाइट कम होगा तो ट्रांसपिरेशन ज़्यादा होगा। क्यों? अरे भाई, ट्रांसपिरेशन का वेलोसिटी क्या था? 15 मीटर पर आवर। तो सूट तक पानी जल्दी से पहुंच जाएगा ना, सूट तक पानी जल्दी पहुंच जाएगा। अगर रूट सूट रेशियो कम है मतलब रूट कम सूट ज़्यादा, प्लांट का हाइट बहुत ज़्यादा है, इसका मतलब प्लांट का हाइट बहुत ज़्यादा है, तो भाई साहब पहले लीफ तक एसेंट ऑफ सैप होने में ही बहुत टाइम लग जाएगा। तो जाहिर सी बात है ट्रांसपिरेशन का जो स्पीड है, वेलोसिटी है, वो बहुत कम होगा ना। तो वही हमने लिखा है, रूट सूट रेशियो अगर कम है मतलब प्लांट का हाइट ज़्यादा हो गया तो ट्रांसपिरेशन क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। वही हमने यहाँ पे लिखा है फैक्टर्स अफेक्टिंग ट्रांसपिरेशन। तो ये इंटरनल और एक्सटर्नल दो टाइप के फैक्टर्स हम आपको बता चुके हैं। अब आगे हम और भी बात करते हैं यहाँ पे, आप इसको नोट कर लें पहले। डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ ट्रांसपिरेशन, यहाँ पे हम ट्रांसपिरेशन डिमॉन्स्ट्रेट करके आपको बता रहे हैं। जैसे आप देखिए बेलजार एक्सपेरिमेंट, ये एक बेलजार है, ये एक जार है, कांच का बना हुआ ट्रांसपेरेंट जार ले लो, और जार के अंदर एक गमले में लगा हुआ प्लांट ले लो आप छोटा सा, ठीक है, और जार से उल्टा ऐसे ढक दो प्लांट को। तो आप देखोगे ना, मतलब कुछ देर बाद या कुछ टाइम बाद, कुछ आवर्स बाद आप देखोगे बेलजार में ऊपर एकदम उसके वॉल से आप देखोगे अंदर की तरफ ये मॉइस्चर लगा होगा, पानी के ड्रॉप्स होंगे, मॉइस्चर होंगे। ये मॉइस्चर कहाँ से, अंदर कहाँ से आ गया? बाहर से बारिश तो हुआ नहीं होगा, अंदर से कहाँ से आ गया? अरे भाई, प्लांट ट्रांसपिरेशन जब करेगा ना, जब ये प्लांट ट्रांसपिरेशन करेगा तो वेपर निकलेगा, वेपर बाहर जा नहीं पाएगा क्योंकि ढका हुआ है, तो इसके वॉल पे ऐसे दिखता रहेगा, तो ट्रांसपायर्ड वाटर होता है। दूसरा है कोबाल्ट क्लोराइड पेपर टेस्ट। इसका एक प्रोसीजर होता है, पूरा प्रोसीजर जानने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना याद रखना इसका नाम। एक्चुअल में हम फिल्टर पेपर लेते हैं, वॉटमैन फिल्टर पेपर लेते हैं, उसको कोबाल्ट क्लोराइड के सॉल्यूशन में डाल देते हैं जिससे वो ब्लू कलर का हो जाता है, और लीफ के सरफेस के ऊपर रख के प्रॉपरली किनारे किनारे से ना उसको वैक्स कर दिया जाता है, ताकि अगर बाहर से भी पानी गिरे या बारिश हो जाए तो पेपर को टच ना करे। इस तरीके से उसको ढक देते हैं। तो लीफ के सरफेस पे डायरेक्टली पेपर रख के ना उसको साइड से वैक्स लगा के सील कर देते हैं, स्लाइड वगैरह रख के। तो ब्लू कलर का पेपर अगर पिंक हो गया, इसका मतलब ट्रांसपिरेशन हुआ है। तो पता है ब्लू कलर का जो पेपर होता है टर्न्स टू पिंक, पिंक कलर का हो जाता है इन कांटेक्ट विथ वाटर। तो बाहर से तो पानी आया नहीं था क्योंकि वो कवर्ड था, नीचे का ही पानी ट्रांसपिरेशन हुआ होगा जिससे वो पिंक कलर का हो गया होगा। एंटी ट्रांसपेरेंट्स मतलब ये ऐसे एजेंट्स हैं जो ट्रांसपिरेशन को ब्लॉक करते हैं, जैसे ABA हार्मोन, एब्सिसिक एसिड। दूसरा है फेनाइल मर्क्यूरिक एसीटेट, PMA। PMA क्या है? PMA फेनाइल मर्क्यूरिक एसीटेट जो होता है एंटी ट्रांसपेरेंट भी होता है और फंगीसाइड भी होता है, ये फंगस को किल भी करता है। और तीसरा एक और हो सकता है हाई CO2 कंसंट्रेशन। जो CO2 होता है, CO2 भी एक तरीके का एंटी ट्रांसपेरेंट है, क्योंकि हाई CO2 जो होता है ABA हार्मोन को एक्टिवेट कर देता है, जो स्टोमेटा क्लोज करा देता है ना। ABA कैसे ट्रांसपिरेशन कम करता है? स्टोमेटा का क्लोजर करा देता है, जिससे ट्रांसपिरेशन अपने आप कम हो जाएगा। एक दो पॉइंट में नोट लिखा है, नोट में क्या है? ट्रांसपिरेशन मेजर्ड बाई गैनोंग पोटोमीटर। एक इंस्ट्रूमेंट होता है गैनोंग पोटोमीटर। पोटोमीटर याद रखना है आपको। पोटोमीटर एक डिवाइस होता है जिससे हम ट्रांसपिरेशन का रेट मेजर करते हैं। इसका सिद्धांत क्या है? इसका प्रिंसिपल क्या है? पोटोमीटर का प्रिंसिपल क्या है? द अमाउंट ऑफ वाटर एब्जॉर्ब्ड इक्वल्स द अमाउंट ऑफ वाटर ट्रांसपायर्ड। आपको पता है कि प्लांट जितना भी पानी एब्जॉर्ब करता है ना, मोस्ट ऑफ द वाटर लॉस कर देता है। 1-2% वाटर ये जो यूज करता है, बाकी सब लॉस कर देता है। तो जितना एब्जॉर्ब किया उतना लॉस किया, वही इसका प्रिंसिपल है। रूट प्रेशर को मेजर करते हैं हम मैनोमीटर के थ्रू। ऑस्मोसिस को मेजर करते हैं हम ऑस्मोमीटर के थ्रू। ये मैनोमीटर है, MANO, मैनो, मोनो नहीं मैनो।
सिग्निफिकेंस ऑफ ट्रांसपिरेशन, ट्रांसपिरेशन का क्या फायदा है, क्या सिग्निफिकेंस है? प्लांट से पूछो, हमसे क्यों पूछ रहे हो यार? प्लांट से पूछो क्या सिग्निफिकेंस है। ट्रांसपिरेशन कूल लीफ सरफेस अप टू 10 to 15%। जाहिर सी बात है, प्लांट इतना गर्मी में खड़ा है यार, उसको गर्मी लग रहा है, वो ऐसे तो सर्वाइव नहीं कर पाएगा। तो ट्रांसपिरेशन से जो हीट होता है ना, वेपर के फॉर्म में पानी के साथ में लॉस कर देता है, जिससे कूल लीफ सरफेस बाई 10 to 15 डिग्री सेल्सियस। क्रिएट ट्रांसपिरेशन पुल, ट्रांसपिरेशन होगा तभी तो ट्रांसपिरेशन पुलिंग फोर्स डेवलप होगा फॉर वाटर एंड मिनरल ट्रांसपोर्ट, जिससे वाटर और मिनरल एब्जॉर्ब होगा, ट्रांसपोर्ट होगा। सप्लाई वाटर फॉर फोटोसिंथेसिस, ट्रांसपिरेशन सप्लाई करता है पानी प्लांट को फोटोसिंथेसिस के लिए। मेंटेन शेप ऑफ द प्लांट बाय कीपिंग सेल टर्जिड, ट्रांसपिरेशन के थ्रू जब पुल डेवलप होगा, पानी सप्लाई होगा, पानी सेल के अंदर जाएगा, जिससे सेल टर्जिड होगा, जिससे प्लांट अगर मुरझाया हुआ है तो एकदम एक्सपेंड कर जाएगा, उसका स्ट्रक्चर मेंटेन हो जाएगा। अफेक्ट इन्वायरमेंट, ट्रांसपिरेशन जो होता है इन्वायरमेंट को अफेक्ट करता है। कैसे? अरे भाई, ट्रांसपिरेशन होगा, वाटर वेपर के फॉर्म में एटमॉस्फेयर में जाएगा, ह्यूमिडिटी बढ़ेगा एटमॉस्फेयर का, और वही मॉइस्चर कंडेंस होकर नीचे गिरेगा, जिसको हम बोलेंगे बारिश हो रहा है। तो इन्वायरमेंट को अफेक्ट किया ना। रेगिस्तान में पेड़ पौधे नहीं हैं, वहाँ ट्रांसपिरेशन नहीं होता है, बहुत मिनिमम है, तो बारिश भी तो बहुत कम होता है ना। तो आप देख लीजिए, इसलिए बोलते हैं ना, बचपन में पढ़ा था, पेड़ पौधे बारिश कराने में सहायक होते हैं, पढ़ा होगा आपने। ये सब नोट कर लो, आप फिर लिख लो। यहाँ पे अब हम अगला हेडिंग डाले हुए हैं, अपटेक एंड ट्रांसलोकेशन ऑफ मिनरल न्यूट्रिएंट्स। जो मिनरल आयंस होते हैं उनका अपटेक मतलब सॉइल से एब्जॉर्प्शन कैसे करता है प्लांट, फिर उसका अपटेक के बाद ट्रांसलोकेशन कैसे होता है, ये हम दोनों चीज़ आपको बताने वाले हैं। तो आप इसमें देखिए, सबसे पहले अपटेक ऑफ मिनरल न्यूट्रिशन, मिनरल न्यूट्रिएंट्स, जो मिनरल न्यूट्रिएंट्स होता है उसका प्लांट कैसे एब्जॉर्ब करते हैं, अपटेक करते हैं, हम बात करते हैं। तो एक चीज़ ध्यान देना, मोस्ट ऑफ द वाटर एब्जॉर्ब्ड पैसिवली, ज़्यादातर जो वाटर होता है, पानी होता है, उसका सॉइल से एब्जॉर्प्शन पैसिवली होता है, ऑस्मोसिस या डिफ्यूजन के थ्रू होता है। लेकिन बट मोस्ट ऑफ द वाटर, ध्यान देना, बट मोस्ट ऑफ द मिनरल्स, यहाँ पे मिनरल्स रहेगा, मोस्ट ऑफ द मिनरल्स एब्जॉर्ब्ड एक्टिवली, ज़्यादातर वाटर का एब्जॉर्प्शन पैसिवली होता है, बट मोस्ट ऑफ द मिनरल्स एब्जॉर्ब्ड एक्टिवली, एक्टिवली मीन्स एटीपी एनर्जी कंज्यूम्ड। क्यों? ध्यान दो, मोस्ट ऑफ द मिनरल्स एब्जॉर्ब्ड एक्टिवली, ज़्यादातर का एक्टिव एब्जॉर्प्शन होता है, मतलब थोड़े बहुत का, सम सोल्यूट्स पैसिवली, थोड़े बहुत का, जैसे थोड़े बहुत में न्यूट्रल सोल्यूट्स जो आता है वो पैसिवली एब्जॉर्ब होता है, लेकिन जो चार्ज पार्टिकल्स होते हैं ना वो एक्टिवली एब्जॉर्ब होते हैं। मोस्ट ऑफ द मिनरल्स एब्जॉर्ब एक्टिवली, मतलब थोड़ा बहुत पैसिवली, लेकिन पानी जो होता है ज़्यादातर वो पैसिवली एब्जॉर्ब होता है। इसका मतलब मिनरल का एब्जॉर्प्शन एक्टिव भी हो सकता है, पैसिव भी हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर एक्टिव होता है। अब हम बताने वाले हैं वाई मोस्ट ऑफ द मिनरल्स एब्जॉर्ब्ड एक्टिवली, क्यों एटीपी खर्च होता है। बिकॉज, इसका रीजन हम बता रहे हैं, बिकॉज पहला पॉइंट, मोस्ट ऑफ द मिनरल आयंस प्रेजेंट इन सॉइल एज चार्ज पार्टिकल्स, ज़्यादातर जो मिनरल आयंस होते हैं सॉइल में, आयन, आयन मतलब कैटायन एनायन, प्लस माइनस ना, क्योंकि जो मिनरल्स होते हैं, मिनरल न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो मिनरल न्यूट्रिएंट्स होते हैं प्रेजेंट एज चार्ज पार्टिकल्स, और चार्ज होने से वो अपने आप से खुद के थ्रू ना, खुद से मेम्ब्रेन के थ्रू डिफ्यूज नहीं कर पाते, दस कैन नॉट क्रॉस द मेम्ब्रेन, वो मेम्ब्रेन को अपने आप खुद क्रॉस नहीं करा पाएंगे क्योंकि उन पे चार्ज है। दूसरा, द कंसंट्रेशन ऑफ मिनरल्स इन द रूट इज मोर देन द कंसंट्रेशन इनसाइड द सॉइल। एक्चुअल में है क्या, रूट के सराउंडिंग में जो सॉइल होता है, सॉइल की तुलना में रूट के अंदर मिनरल आयन का कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है। अब बताइए, सॉइल से रूट में जाना है, कम से ज़्यादा की तरफ जाना है, सॉइल से ज़्यादा रूट में है कंसंट्रेशन, तो कम से ज़्यादा क्या होगा, एक्टिव ही होगा, जाहिर सी बात है। तो ये दो रीजन है जो एक्सप्लेन करता है कि मोस्ट ऑफ द मिनरल्स एब्जॉर्ब्ड एक्टिवली, क्यों, उसका रीजन ये है। अब ये बताइए, द एक्टिव अपटेक ऑफ आयंस इज पार्शियली रिस्पॉन्सिबल फॉर द वाटर पोटेंशियल ग्रेडियंट इन रूट्स, दस द अपटेक ऑफ वाटर बाय ऑस्मोसिस। जैसे अभी हमने बताया था रूट प्रेशर एक्टिवली डेवलप प्रेशर था ना। जैसे आप बताइए, रूट हेयर ने क्या किया, मिनरल आयंस को एब्जॉर्ब किया, और जब मिनरल आयंस को एब्जॉर्ब किया तो रूट के जाइलम के अंदर सोल्यूट का कंसंट्रेशन बढ़ गया,
वाटर पोटेंशियल घट गया तो अपने आप सॉइल से क्या होगा, ऑस्मोसिस के थ्रू, डिफ्यूजन के थ्रू पानी एब्जॉर्ब होता रहेगा और रूट के अंदर जाके पानी भर जाएगा, जिससे प्रेशर डेवलप होता है, वाटर पोटेंशियल हाई हो जाएगा उसका ना। वही तो लिखा है, दस द अपटेक ऑफ वाटर बाई ऑस्मोसिस, वही लिखा है यहाँ पे कि वाटर का अपटेक होता रहेगा। अब ये हमने दिखाया कि कैसे एब्जॉर्ब होता है मिनरल। अब देखिए जरा, ये डायग्राम अभी हमने फिर से दिखाया था, आपको दोबारा बना दिए हैं। ये एपिडर्मिस है, ये कॉर्टेक्स है, ये एंडोडर्मिस है, ये पेरिसाइकल, ये जाइलम है। तो ये रूट का स्ट्रक्चर हमने दिखा दिया। और ये देखिए एपिडर्मिस से ये रूट हेयर निकला हुआ है और रूट हेयर के मेम्ब्रेन पे पंप होता है, पंप। और जो पंप्स होते हैं बेटा, पंप्स एक्टिव ट्रांसपोर्टर होते हैं, एनर्जी कंज्यूम कराते हैं। पंप्स जो होते हैं, पंप्स आर एक्टिव ट्रांसपोर्टर प्रोटीन्स। अब देखिए रूट के एपिडर्मिस से, ये देखिए रूट के एपिडर्मिस से रूट हेयर निकला है और रूट हेयर के मेम्ब्रेन पे कैरियर प्रोटीन्स है जिसको हम बोलते हैं पंप्स। और इन्हीं पंप के थ्रू, ध्यान देना, इन्हीं पंप के थ्रू जो मिनरल आयंस होता है सॉइल में मौजूद, ध्यान देना, सॉइल में ये आयंस मौजूद हैं। आयंस क्या होंगे, इन्हीं पंप के थ्रू रूट हेयर के अंदर जाएंगे। ये देखिए अंदर चला गया, लेकिन एटीपी खर्च होगा, अंदर चला गया और अंदर जाने के बाद ये साइटोप्लाज्म एंट्री कर गया। जो आयन है वो साइटोप्लाज्म एंट्री कर गया, या फिर ये सेल वॉल के थ्रू भी जा सकता है। सेल वॉल के थ्रू जाएगा तो एपोप्लास्टिक होगा, और साइटोप्लाज्म के थ्रू जाएगा तो सिम्प्लास्टिक होगा, ठीक है। और एक सेल से दूसरे सेल में प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू गया, यहाँ भी प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू गया, और ऐसे आप देखेंगे ये प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू ऐसे ये पास करता रहेगा और ये फाइनली पहुंच जाएगा जाइलम में पहुंच जाएगा, ठीक है। तो ये एकदम सीधे गया, एक ही डायरेक्शन में एकदम सीधे जा रहा है। और बेटा अगर ये इसके थ्रू, सेल वॉल के थ्रू आएगा, अगर साइटोप्लाज्म के थ्रू जा रहा है तो जाहिर सी बात है सिम्प्लास्टिक है। सेल वॉल के थ्रू जाएगा तो एपोप्लास्टिक। ये देखिए आराम से जा रहा है, सेल वॉल के थ्रू आराम से जा रहा है, ये आराम से जा रहा है सेल वॉल के थ्रू। लेकिन एंडोडर्मिस में आपको पता है ये कैस्पेरियन स्ट्रिप है, और कैस्पेरियन स्ट्रिप जो होता है ये इम्परमिएबल होता है वाटर मिनरल के थ्रू। तो पता है होता क्या है बेटा, ये जो एंडोडर्मिस सेल है, एंडोडर्मिस सेल का जो मेम्ब्रेन होता है, ध्यान देना, एंडोडर्मिस सेल का जो मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन पे होते हैं कैरियर प्रोटीन्स। ये हमने दिखा दिया, ये कैरियर प्रोटीन्स है, कैरियर प्रोटीन्स। ये कंट्रोल पॉइंट का काम करते हैं। कैरियर प्रोटीन्स जो होते हैं ये कंट्रोल पॉइंट का काम करते हैं। इन्हीं के थ्रू क्या होगा, अब जो मिनरल आयन है, आयन इन्हीं के थ्रू, अब क्योंकि ये सीधा तो जाने नहीं देगा क्योंकि ये इम्परमिएबल होता है, तो इन्हीं पंप के थ्रू मिनरल आयन ये एंडोडर्मिस के साइटोप्लाज्म में एंट्री कर जाता है और यहाँ से फिर ये सीधा एक ही डायरेक्शन में जाता है, इधर से नहीं जाएगा, वॉल से अब नहीं जा पाएगा। ये साइटोप्लाज्म एंट्री करने के बाद अब सीधे सिम्प्लास्टिकली जाएगा, ठीक है। तो और जब फाइनली ये जाइलम में पहुंच गया तो जाइलम में पहुंचने के बाद अब इसको ऊपर जाना है, जिसको हम बोलते हैं एसेंट ऑफ सेप ना। तो अपवर्ड ट्रांसलोकेशन थ्रू ट्रांसपिरेशन स्ट्रीम या ट्रांसपिरेशन पुल के थ्रू होगा। और जाएगा कहाँ ये, टू सिंक टिश्यूज, सिंक के टिश्यू में ऊपर की तरफ अब जाएगा ना। जो सिंक होगा, सिंक का मतलब जो स्टोरेज ऑर्गन होगा, जहाँ पे जाके स्टोर होगा, कंज्यूम होगा, वहाँ पे ट्रांसपिरेशन पुल के थ्रू जाएगा। आप इतना पहले नोट कर लीजिए, फिर आगे हम और बताते हैं। आप इतना पहले लिख लीजिए। तो देखिए जरा कुछ पॉइंट्स हम जो इंपॉर्टेंट है आपको बता देते हैं। ध्यान देना बेटा, ये जो कैरियर प्रोटीन है, कैरियर प्रोटीन ऑफ एंडोडर्मिस, एंडोडर्मिस का जो कैरियर प्रोटीन होता है बेटा, हम बता दें आपको, ये कंट्रोल पॉइंट होता है। कंट्रोल पॉइंट, कंट्रोल पॉइंट का मतलब ये है, ये एडजस्ट करता है, एडजस्ट क्वालिटी, क्वालिटी मतलब किस टाइप का न्यूट्रिएंट जाएगा, क्वालिटी एंड
क्वांटिटी ऑफ मिनरल न्यूट्रिएंट्स रीचिंग इनसाइड जाइलम। एक्चुअल में है क्या ना, आप देखेंगे कि सीधे तो जा नहीं पाएगा ऐसे, क्योंकि ये कैस्पेरियन स्ट्रिप है जो इम्परमेबल होता है। तो एंडोडर्मिस के सेल वॉल से मेम्ब्रेन को क्रॉस करके जो न्यूट्रिएंट होगा, न्यूट्रिएंट अंदर साइटोप्लाज्म एंडोडर्मिस की एंट्री मारता है। लेकिन साइटोप्लाज्म में कैसे जाएगा, बीच में तो मेम्ब्रेन आ गया। तो मेम्ब्रेन पे कैरियर प्रोटीन होता है, ट्रांसपोर्टर प्रोटीन होता है जो एंडोडर्मिस का है। ये कंट्रोल पॉइंट का काम करता है, मतलब कुछ न्यूट्रिएंट को ये अंदर जाने देगा। इट अलाउज सम न्यूट्रिएंट्स टू एंटर इनसाइड द साइटोप्लाज्म। कुछ को जाने देता है और कुछ को यही रोक लेता है, नहीं जाने देता। तो कौन कौन सा जाएगा, कौन नहीं जाएगा, कितना जाएगा, ये डिसाइड करता है एंडोडर्मिस सेल का मेम्ब्रेन। एंडोडर्मिस पे जो मेम्ब्रेन पे प्रोटीन है वो डिसाइड करता है। इसलिए हमने बोला कि कंट्रोल पॉइंट का काम करता है। ये एडजस्ट करता है क्वालिटी और क्वांटिटी, किसको जाना है किसको नहीं जाना है, ये डिसाइड करता है कि किसको जाइलम तक पहुंचना है ना। इसलिए इसको बोलते हैं कंट्रोल पॉइंट्स। तो आप इसको लिख लीजिए, नोट कर लीजिए। तो अपटेक ऑफ मिनरल आयंस हम बता दिए हैं। अब हम बात करते हैं कि ट्रांसलोकेशन ऑफ मिनरल आयंस कैसे होता है, मिनरल आयंस कैसे ट्रांसलोकेट करता है। तो जाइलम देखिए, सॉइल से रूट हेयर ने एब्जॉर्ब किया और वो एपोप्लास्टिकली या सिम्प्लास्टिकली वो जाइलम तक पहुंच गया। अब जाइलम से उसको ट्रांसप्रेशन पुल के थ्रू ऊपर की तरफ जाना है, एसेंट ऑफ सेप जो हम बताए थे आपको अभी कुछ देर पहले। तो आप देखिए, आफ्टर रीचिंग द जाइलम अपवर्ड ये यूनिडायरेक्शनली ट्रांसलोकेशन अकर्स थ्रू ट्रांसप्रेशन स्ट्रीम। ट्रांसप्रेशन पुल या स्ट्रीम के थ्रू होता है एक ही डायरेक्शन में, नीचे से ऊपर की तरफ। और जाएगा कहाँ, ये बताओ जाएगा कहाँ? जहाँ जाता है, जहाँ पहुँचता है उसको बोलते हैं सिंक। सिंक में जाके मिनरल न्यूट्रिएंट स्टोर हो जाता है, वहीं पे उसका मेटाबोलाइजेशन होगा जिससे सेल्स या टिश्यूज को एनर्जी मिलेगा, उसका एक्टिविटी परफॉर्म होगा। तो द चीफ सिंक, सिंक मतलब जहाँ पे जाके स्टोर होता है। जहाँ से गया वो सोर्स था, और जहाँ जाता है, जहाँ से गया वो सोर्स था, और जहाँ जाके स्टोर हो जाता है वो सिंक होता है। द चीफ सिंक, जाहिर सी बात है, जो यंग ग्रोइंग पार्ट होगा उसको न्यूट्रिएंट की ज़्यादा ज़रूरत होगी। जो ओल्डर या सेनेसेंस पार्ट होगा वो तो मर रहा है यार, उसको न्यूट्रिएंट की ज़्यादा ज़रूरत नहीं, बहुत कम ज़रूरत है। तो मेन सिंक कौन होता है? यंगर ग्रोइंग पार्ट होता है। द चीफ सिंक फॉर मिनरल न्यूट्रिएंट्स या आयंस आर यंग ग्रोइंग पार्ट्स लाइक एपिकल एंड लेटरल मेरिस्टेम्स, डेवलपिंग फ्लावर्स, फ्रूट्स एंड सीड्स। जो डेवलपिंग फ्रूट है, सीड है, फ्लावर है, एंड स्टोरेज ऑर्गन्स, जो यंग स्टोरेज ऑर्गन्स है फ्रॉम द सिंक। अब एक बार बताइए, सिंक में आके न्यूट्रिएंट स्टोर हो गया, परमानेंटली स्टोर रहेगा क्या? कोई ज़रूरी नहीं है। सिंक अभी यंग है, यूज कर रहा है। सिंक, वही सिंक ओल्ड भी तो हो सकता है। तो जब सिंक ओल्ड हो जाएगा तो सिंक से जो न्यूट्रिएंट है वो कहीं और भी जा सकता है, दूसरे पार्ट में भी जा सकता है, मतलब वहाँ से रिमोबिलाइज भी हो सकता है। देखिए, फ्रॉम द सिंक टिश्यूज मिनरल आयंस आर फ्रिक्वेंटली रिमोबिलाइज्ड, वहाँ से भी चले जाते हैं इफ एलिमेंट्स आर मोबाइल। लेकिन ध्यान देना, रिमोबिलाइज तभी हो पाएगा जब एलिमेंट क्या होगा? मोबाइल होगा, मतलब एक पार्ट से दूसरे पार्ट में जा सकता है, तभी जा पाएगा। तो पता है मिनरल एलिमेंट्स अगर मोबाइल है तो एक्सपोर्टेड या ट्रांसफर्ड टू द यंग पार्ट्स बिफोर लीफ फॉल इन डेसिडुअस फॉरेस्ट। डेसिडुअस फॉरेस्ट मतलब जहाँ पतझड़ होता है, जैसे नीम होता है डेसिडुअस। देखो हर साल में एक बार नीम पत्ते गिरा देता है, पतझड़ अभी जैसे कुछ महीने पहले आया रहा होगा पतझड़। तो एक बार बताइए, जाहिर सी बात है जब यंग लीफ था तो मिनरल न्यूट्रिएंट जाके वहाँ पे स्टोर हो गया था, लेकिन जब लीफ ओल्ड होता जाएगा तो लीफ टूट के गिरेगा तो मिनरल न्यूट्रिएंट जाके सॉइल में नहीं चला जाएगा ना। लीफ टूट के गिरने से पहले क्या करता है, अपने जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं ज़्यादातर उनको
लीफ से निकाल के ना यंग ग्रोइंग पार्ट में वो ट्रांसफ़र कर देता है, और जब लीफ टूट के गिरेगा तो न्यूट्रिएंट साथ में नहीं चला जाएगा, वो यंग पार्ट में एक्सपोर्ट हो गया, लेकिन तभी जा पाएगा जब वो एलिमेंट क्या होगा, मोबाइल होगा। तो देखना, तो सिंक टिश्यू से भी रिमोबिलाइज हो जाता है। मोबाइल एलिमेंट जैसे नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, पोटेशियम है, मैग्नीशियम है, क्लोरीन है, ये सब मोबाइल हो जाता है। इमोबाइल में जैसे आयरन है, कैल्शियम है, बोरॉन है। जो सल्फर होता है बेटा, सल्फर NPK MgCl की तुलना में कम मोबाइल है, और आयरन, कैल्शियम, बोरान तो इमोबाइल है। सल्फर भी आप देखो ना, कहीं मोबाइल लिखा होता है, कहीं मोबाइल लिखा होता है, वो रिलेटिवली मोबाइल होता है, मतलब थोड़ा बहुत वो मूव कर सकता है। इनके रिलेटिवली अगर देखा जाए तो कम मोबाइल है, इसलिए रिलेटिवली मोबाइल लिख देते हैं, बाकी थोड़ा बहुत मोबाइल होता है वो भी। तो ये देखना, तो ये बताइए जो ट्रांसलोकेशन हो रहा है मिनरल का, नाइट्रोजन किस फॉर्म में जाता है पता है? मोस्ट ऑफ द नाइट्रोजन ट्रेवल इन ऑर्गेनिक फॉर्म। ऑर्गेनिक फॉर्म में जैसे अमाइनो एसिड के फॉर्म में, एमाइड के फॉर्म में, यूराइड के फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होता है, वही हमने यहाँ पे लिखा है। मोस्ट ऑफ द नाइट्रोजन ट्रेवल एज ऑर्गेनिक फॉर्म, ऑर्गेनिक फॉर्म में जाता है, जैसे अमीनो एसिड है, एमाइड है, यूराइड है। मोस्ट ऑफ द फास्फोरस एंड सल्फर ट्रेवल एज इनऑर्गेनिक फॉर्म, इनऑर्गेनिक आयन के फॉर्म में फास्फोरस और सल्फर जाता है, ध्यान देना। ज़्यादातर फास्फोरस सल्फर इनऑर्गेनिक फॉर्म में, मतलब थोड़ा बहुत ऑर्गेनिक भी हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर नाइट्रोजन ऑर्गेनिक फॉर्म में जाता है। और एक चीज़ ये भी है, जैसे आपने पढ़ा है कि जाइलम क्या ले जाता है, जाइलम आपने पढ़ा है कि जाइलम वाटर मिनरल का ट्रांसलोकेशन करता है, बिल्कुल ठीक है। फ्लोएम ऑर्गेनिक फूड मटेरियल का ट्रांसलोकेशन करता है, ये आपने सुना होगा। लेकिन एक बार बताएं बेटा, जाइलम फ्लोएम वेस्कुलर बंडल के पार्ट है ना, बगल बगल एकदम होते हैं स्टेम में। तो एक बार बताइए, स्मॉल अमाउंट ऑफ एक्सचेंज, रूट में, स्टेम में जाइलम फ्लोएम बगल बगल होते हैं एकदम, तो स्मॉल अमाउंट ऑफ एक्सचेंज ऑफ कंटेंट्स ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम ऑल्सो अकर। जाइलम और फ्लोएम के जो कंटेंट्स होते हैं उनका कई बार आपस में एक्सचेंज भी हो जाता है, मतलब जाइलम का कंटेंट फ्लोएम में, फ्लोएम का कंटेंट जाइलम में, मतलब जाइलम का मतलब इनऑर्गेनिक वाला ऑर्गेनिक फ्लोएम में चला गया, और ऑर्गेनिक वाला जाइलम में, मतलब जो फूड था, ऑर्गेनिक फूड था, वो जाइलम में चला गया। तो जाइलम सिर्फ, ध्यान देना, जाइलम फ्लोएम के कंटेंट का एक्सचेंज भी हो सकता है। तो जाइलम सिर्फ इनऑर्गेनिक मिनरल्स ही ले जाता है, इनऑर्गेनिक मटेरियल्स ही ले जाता है, और फ्लोएम सिर्फ ऑर्गेनिक मटेरियल्स ही ले जाता है। ये कहना गलत हो जाता है, स्ट्रिक्टली हम ये ऐसा नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि कंटेंट्स का आपस में एक्सचेंज भी हो जाता है भाई साहब, तो याद रखना, ये लाइन इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे देखिए जरा, ट्रांसपिरेशन एंड फोटोसिंथेसिस, एक कंप्रोमाइज। ट्रांसपिरेशन, ये हेडिंग देखिएगा, एनसीईआरटी में ये हेडिंग है और बहुत इंपॉर्टेंट है, नीट में क्वेश्चन इससे आता भी है, आया भी है। एक चीज़ बताइए, ट्रांसपिरेशन एंड फोटोसिंथेसिस, एक कंप्रोमाइज। ट्रांसपिरेशन और फोटोसिंथेसिस जो होता है, प्लांट को इसके बीच में कंप्रोमाइज करना पड़ता है, समझौता करना पड़ता है। ट्रांसपिरेशन मतलब वाटर का लॉस करना, फोटोसिंथेसिस मतलब एटमॉस्फेयर से CO2 लेना। दोनों प्रोसेस एक ही रास्ते से होना है, जिसको हम बोलते हैं स्टोमेटा, सेम पैसेज से होना है। देखिए रास्ता एक है, ये पोर है, इसी के थ्रू वाटर लॉस करेगा और इसी के थ्रू CO2 लेगा। CO2 लेना मतलब फोटोसिंथेसिस करना, वाटर लॉस करना मतलब ट्रांसपिरेशन करना। तो प्लांट को कंप्रोमाइज करना पड़ता है, ध्यान देना, समझौता करना पड़ता है। प्लांट मजबूर होता है यार, प्लांट की मजबूरी सुनिए। प्लांट कंफ्यूज हो जाता है कभी कभी, छेदी सिंह की तरह। दबंग मूवी देखे ना, छेदी सिंह कंफ्यूज हो जाता है, कहाँ से क्या करें, कहाँ से क्या करें। ऐसे प्लांट भी कंफ्यूज हो जाता है कि कहाँ से हम ट्रांसपिरेशन करें, कहाँ से हम CO2 अपटेक करें। तो देखो कंफ्यूज हो जाता है, लेकिन प्लांट को फिर कंप्रोमाइज करना पड़ता है, समझौता करना पड़ता है। अब देखिए समस्या क्या है प्लांट का। देखिए प्लांट क्या वाटर लॉस करना चाहता है क्या? प्लांट वाटर लॉस नहीं करना चाहता है, मजबूरी में उसको करना पड़ता है। आप देखिए प्लांट की मजबूरी देखिए, अगर मान लीजिए प्लांट स्टोमेटा बंद रखता है तो फायदा क्या होगा? वाटर का लॉस नहीं होगा। ये पोर है ना, अगर प्लांट स्टोमेटा को बंद रखता है तो फायदा क्या है कि वाटर का लॉस नहीं होगा। लेकिन नुकसान क्या होगा, दिक्कत क्या होगा? स्टोमेटा बंद रखेगा तो CO2 किधर से लेगा? CO2 नहीं ले पाएगा। फायदा क्या था? ट्रांसपिरेशन नहीं होगा, वाटर लॉस नहीं होगा, स्टोमेटा बंद रहेगा। लेकिन नुकसान क्या होगा? वो CO2 कैसे लेगा, फोटोसिंथेसिस कैसे कर पाएगा?
और बिना फोटोसिंथेसिस के तो प्लांट मर जाएगा, सर्वाइव ही नहीं कर पाएगा, अपना फूड ही नहीं बना पाएगा। ऐसे में प्लांट को करना पड़ता है कंप्रोमाइज, समझौता, कि वाटर लॉस हो रहा है तो होने दो, लेकिन हम CO2 अपटेक जरूर करेंगे, हम फोटोसिंथेसिस जरूर करेंगे। तो दिक्कत क्यों आया, पहले बताओ दिक्कत क्यों आया? दिक्कत इसलिए आया था क्योंकि बोथ प्रोसेस अकर्स थ्रू सेम पैसेज, स्टोमेटा के थ्रू, एंड सेम टाइम, एक ही टाइम पे होता है। अगर अलग अलग टाइम होता तो आराम से स्टोमेटा खोलता, वाटर लॉस करता। अगर अलग अलग टाइम पे होता तो क्या करता, स्टोमेटा आराम से खोलता, CO2 ले लेता, और जब वाटर लॉस करना होता स्टोमेटा बंद कर देता, वाटर लॉस से बच जाता। लेकिन टाइमिंग भी सेम है, स्टोमेटा खोलेगा तो CO2 लेगा, लेकिन वाटर भी निकल जाएगा, ये समस्या है। तो टाइम भी सेम है, पैसेज भी सेम है, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है। अपोजिट डायरेक्शन होना ही प्रॉब्लम कराता है। अगर बाहर से अंदर आना होता दोनों को तो कोई दिक्कत ना होता, लेकिन CO2 को बाहर से अंदर आना है, लेकिन वाटर को अंदर से बाहर जाना, डायरेक्शन अपोजिट है, ये दिक्कत हो जाता है। इसी वजह से इसको कंप्रोमाइज करना पड़ता है। तो ये बताना सबसे अच्छा प्लांट कौन है? सबसे अच्छा प्लांट वो है, ध्यान देना, सबसे अच्छा प्लांट वो है जो स्टोमेटा ओपन करे तो CO2 ज्यादा ले ले, वाटर लॉस कम करे, वो प्लांट अच्छा है। ऐसे प्लांट को बोलते हैं हाई रेस्पिरेटरी रेशियो, जिसका रेस्पिरेटरी, अगर किसी प्लांट का रेस्पिरेटरी रेशियो हाई है, रेस्पिरेशन का रेशियो हाई है, इसका मतलब वो CO2 ज़्यादा ले लेगा, वाटर लॉस कम करेगा, मतलब ट्रांसपिरेशन कम, फोटोसिंथेसिस ज़्यादा करेगा, उस प्लांट को बोलते हैं उसका रेस्पिरेटरी रेशियो बहुत हाई है। तो आप देखिए ज़रा, देखिए, फॉर 1 ग्राम CO2 अपटेक, 1 ग्राम CO2 लेता है बाई C3 प्लांट। अगर C3 प्लांट 1 ग्राम CO2 लेता है, मोस्ट ऑफ द एल्गी आर C3 प्लांट, एल्गी C3 प्लांट होता है, एल्गी के पास पानी की कहाँ कमी है यार। 1 ग्राम एटमॉस्फेयर से CO2 लेता है फोटोसिंथेसिस करने के लिए, तो लगभग 500 ग्राम वाटर लॉस करता है C3 प्लांट, 500 ग्राम पानी लॉस किया। और वही C4 प्लांट जो होता है ना, 1 ग्राम CO2 लेता है तो उसका आधा 250 ग्राम वाटर लॉस करता है। इसका मतलब जो C4 प्लांट है उसका एफिशिएंसी C3 का जस्ट डबल है। ध्यान देना, NCERT में लिखा है, तो पता है C3 प्लांट से ही C4 प्लांट का इवोल्यूशन हुआ है, और C3 प्लांट से C4 प्लांट का इवोल्यूशन होने के पीछे स्ट्रेटजी क्या था? वाटर लॉस को कम करो, मिनिमाइज करो, वाटर लॉस मिनिमाइज करो, और CO2 के अवेलेबिलिटी को मैक्सिमाइज करो। तो C4 प्लांट जो होते हैं ना, मोर एफिशिएंट देन द C3 प्लांट इन द टर्म्स ऑफ CO2 फिक्सेशन एंड वाटर यूज, ये ज़्यादा बेटर है, ये कम वाटर लॉस करते हैं ना। आप सोचो, ये 250 ग्राम, ये 500 ग्राम वाटर लॉस कर रहा है 1 ग्राम CO2 लेने के लिए, ये 250, उसका आधा, मतलब इसका डबल एफिशिएंसी हो गया। और यही नहीं, अगर C4 प्लांट C3 के बराबर वाटर लॉस कर दे, 250 के बजाय 500 ग्राम वाटर लॉस कर दे, तो 2 ग्राम CO2 ले लेगा, तो डबल कार्बन फिक्सेशन ये कर सकता है। इसका एफिशिएंसी इसके ट्वाइस है, और वाटर लॉस इसका हाफ करता है ये, फॉर द सेम अमाउंट ऑफ CO2 अपटेक। और अगर ये इसके बराबर वाटर लॉस कर दे, C4 C3 के बराबर, तो ट्वाइस CO2 अपटेक कर लेगा। तो C4 प्लांट का इवोल्यूशन C3 से हुआ, इसके पीछे लॉजिक यही था, वाटर लॉस को क्या किया जाए, कम किया जाए, मिनिमाइज किया जाए। आप ये नोट कर लीजिए, पहले लिख लीजिए, आप ये सब लिख लीजिए, नोट कर लीजिए। तो लिख लिया होगा आपने। तो ये हेडिंग ने NCERT में ये हेडिंग दिया हुआ है। अब इस चैप्टर में एक छोटा सा टॉपिक बचता है। टॉपिक क्या है? फ्लोएम ट्रांसलोकेशन फ्रॉम सोर्स टू सिंक, जिसमें हम आपको बताएंगे कि कैसे फूड का ट्रांसलोकेशन होता है, कैसे इसमें आप पढ़ोगे प्रेशर फ्लो हाइपोथेसिस जो अर्नस्ट मंच ने दिया था। तो ये हम बाद में कराते हैं, ठीक है। आज के लिए इतना पर्याप्त है। आप लोग अच्छे से NCERT पढ़िए, NCERT अच्छे से पढ़िए, नोट्स अच्छे से पढ़िए, और क्वेश्चंस सॉल्व करते रहिए लगातार रेगुलरली। थैंक यू वेरी मच।